Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher Said Ghulam Mehdi Shah. Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. तो आज जो है हम चैप्टर नंबर 1 यानी कि इंटर की बायो को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो है होम्योस्टेसिस। जो सबसे पहले होम्योस्टेसिस देखेंगे, ये हम मैट्रिक में भी कवर करके आ चुके हैं। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन और बेसिक्स ऑफ द होम्योस्टेसिस एज वेल वी हैव कवर्ड ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे ज़रा सा आपको इंट्रोडक्शन देंगे होम्योस्टेसिस के बारे में कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। उसके बाद एडवांस क्लासेस के तौर पे, जैसे कि आप सारे जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, BSN हो, MLT हो, DPT, FARM-D, तो उसके लिए जो है ये एडवांस पॉइंट्स ही चलती हैं और इन्हीं से ही क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा चुके हैं। जैसे कि फ़र्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ये पिछले साल NTS की DNS की NTS में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। ये न्यू सिलेबस में आया था और इस बार भी जो टेस्ट आएगी वो न्यू सिलेबस में से आएगी। तो होम्योस्टेसिस यानी कि मेंटेन सेम। होम्योस्टेसिस का मतलब होगा सेम स्टेट को मेंटेन रखना, ठीक है। स्टेसिस का मतलब होता है टू मेंटेन। होम्योस्टेसिस यानी कि किसी भी कंडीशन को मेंटेन रखना, ठीक है। टू स्टे सेम भी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब सबसे पहले होम्योस्टेसिस टू स्टे सेम, ठीक है। सेम यानी कि सेम हालत में इसको वो किसी भी चीज़ को बरकरार रखना है, स्टे सेम। ओके बेटा, अब देखें यहाँ पे ट्रम, जो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रम की। तो ट्रम जो है, ट्रम होम्योस्टेसिस की अगर हम बात करें तो ट्रम होम्योस्टेसिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अब यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वाल्टर बुकैनन। अब वाल्टर बुकैनन क्या है, इन्होंने जो है ट्रम होम्योस्टेसिस दिया था। कब दिया था, इनका पीरियड ये है, इस टाइम के दौरान इन्होंने इसकी जो है ये मींस के टोटल डेट यानी कि टाइम पीरियड है कि कितने अरसे तक ये ज़िंदा रहे। वाल्टर बुकैनन, इन्होंने सबसे पहले होम्योस्टेसिस का टर्म दिया। अब होम्योस्टेसिस क्या होता है प्रॉपर और कैसे इसे मेंटेन किया जाता है और हमारी बॉडी में डेली बेसिस पे किया जा रहा है, वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन ऑफ द वर्ड देखें कि होम्योस्टेसिस का क्या मतलब होगा, टू स्टे सेम और टू मेंटेन सेम, यानी कि कंडीशन को सेम हालत में बरकरार रखना। उसके बाद हमने ये पढ़ा पॉइंट नंबर 1 में कि टर्म होम्योस्टेसिस जो दिया था वो वाल्टर बुकैनन ने दिया था। और वाल्टर बुकैनन जो है 1871 में पैदा हुए थे और 1945 में ये चल बसे थे बेचारे। ओके, उसके बाद इसने वाल्टर बुकैनन ने इस होम्योस्टेसिस के सिस्टम को, यानी कि ये जो बॉडी के अंदर सेम, यानी कि अब कोई फ्लूइड है, कोई बॉडी फ्लूइड है, उसको रेगुलेट करना, उसको सेम स्टेट पे रखने का जो प्रोसेस दिया था, जो नाम दिया था, उसके बारे में इसने क्या कहा, तो इसने उससे फर्दर कहा कि ये तो एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है। वाल्टर बुकैनन ने कहा कि इट इज़ अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस। ये खुद ब खुद क्या होता है, रेगुलेट करता है, बॉडी की कंडीशन को रेगुलेट करता है, ठीक है। सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम्स को मेंटेन रखा जाता है, उनको स्टेबल रखना जाता है। टू स्टे स्टेबल भी इसकी मीनिंग लिख लें, टू स्टे सेम, टू रिमेन सेम, टू स्टेबल, टू मेंटेन सेम, ठीक है। यानी कि पहले वाली हालत में बरकरार रखना, जैसे कि वही कोई चीज़ है तो उसको उसी कंडीशन में रखना। तो इसने कहा कि होम्योस्टेसिस सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है जिसमें से बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो मेंटेन रखे जाते हैं, स्टेबिलिटी, उनकी स्टेबिलिटी मेंटेन रखी जाती है, ठीक है। और उनको क्या किया जाता है, वाइल एडजस्टिंग टू द चेंजिंग कंडीशन, जब कंडीशंस चेंज हो रही हों तो हमें बायोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन रखना है सेम पोजीशन पे, ठीक है। इज दैट क्लियर? आई होप कि यहाँ पे आपको जो है डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। अब होम्योस्टेसिस यानी कि ये प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं, हमारी बॉडी को स्टेबल रखते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के जो कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम क्या करेंगे, अपनी मुट्ठी में रखेंगे, कंट्रोल में रखेंगे, ताकि ये कम भी ना हो जाए और बढ़ भी ना जाए, ठीक है। तो इस तरह का होम्योस्टेसिस क्यों मेंटेन होता है, ये कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ के प्रोसेस को जारी रखने के लिए। फॉर एग्जांपल, हमें टेम्परेचर हमारा जो है 98.6 है, ठीक है। कितना है, 98.6 फ़ारेनहाइट है,
ठीक है, ये फ़ारेनहाइट स्केल में नापा जाता है, ये क्लिनिकल थर्मामीटर। अगर मुसलसल टेम्परेचर 105 पे रहने लगे तो क्या हमारी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ को जो जारी है चल रही है उसको कंटिन्यूटी को क्या है, डेंजरस है, उसको नुकसान है, हार्म है। तो यहाँ पे इसलिए कहा जाता है कि हम क्यों करते हैं, डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं कि इस बंदे को बुखार है, इसको 105 पे बुखार है, इसको काइंडली आप इसका टेम्परेचर जो है थर्मो रेगुलेशन के तहत आप हमें मेंटेन करके दें। ठीक है, सेम पोजीशन पे जितना सेट पॉइंट है वहाँ तक हमें मेंटेन करके दें। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो होम्योस्टेसिस एसेंशियल, एसेंशियल वर्ड का मतलब होता है अहम। ये अहम है किस चीज़ के लिए? लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए। एज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी फंक्शंस, क्योंकि ये बॉडी फंक्शंस की स्टेबिलिटी दिखाता है और उनको मेंटेन रखता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिजम्स लिव इन अ टेरिस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इन्वायरमेंट्स, हम जहाँ पे लिविंग चीज़ें टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट में और पानी में यानी कि एक्वाटिक इन्वायरमेंट में भी रहती हैं। जीज इन्वायरमेंट्स है वेरिएबल कंडीशंस, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल कंडीशंस होती हैं, कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। ठीक है, कहीं इन सारी चीज़ों को क्या होता है, कहीं पे वाटर सैलिनिटी होता है, कहीं पे वाटर पीने लायक होता है। ठीक है, फ्रॉम मॉडरेट टू एक्सट्रीम, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक मॉडरेट इन्वायरमेंट में से बहुत ही खतरनाक एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रहते हैं। ठीक है, जो कि उनके ऊपर क्या डालता है, असरअंदाज होता है, इन्फ्लुएंस डालता है उनके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। और वो क्या करते हैं, फिजिकल चेंजेस लाते हैं। ठीक है, फिजिकल चेंजेस लाते हैं अपनी बॉडी में, जिसको फिजियोलॉजिकल चेंजेस या फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी कहा जाता है बॉडी में उस माहौल के हिसाब से। जैसा कि आप देखें अगर कि जो है वो हम बात करें कि कोल्ड कंट्रीज़ में जहाँ पे कंडीशंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, कंडीशंस हमारे पास हो जाती हैं रफ़ चली जाती हैं, यानी कि एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाती है। लेकिन वहाँ के लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, गर्म कपड़े वगैरह पहनते हैं, जैसे कि हम यानी कि विंटर की सीज़न में पहनते हैं। तो इन कंडीशंस को मेंटेन कैसे रखा जाता है, उस कंडीशन को देखते हुए हम अपनी बॉडी की कंडीशंस को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे एनवायरनमेंट में टेम्परेचर कम है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो है वो गर्म कपड़े पहनेंगे। इसी तरह से मेंटेन रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बॉडी एनवायरनमेंट कंप्राइजेस। अब यहाँ पे बॉडी के एनवायरनमेंट की बात हो रही है। यहाँ पे हमने बात की थी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। बॉडी एनवायरनमेंट कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट कंपाउंडेंट्स। अब बॉडी के इनसाइड द बॉडी, अब हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जिसमें बॉडी फ्लूइड्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स, ये सिस्टम आ जाते हैं और ऑर्गन सिस्टम्स आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो है फिजियोलॉजिकल हैं, वेल इंटीग्रेटेड हैं और इफ़िशेंटली ये कंट्रोल्ड हैं और कोऑर्डिनेट भी हो रहे हैं ब्रेन से और एंडोक्राइन सिस्टम से। दीज कंट्रोल्स, ठीक है, दीज सिस्टम्स जो मैंने आपको बोला कि ये कंपोनेंट्स यानी कि बॉडी के कंपोनेंट्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स को फिजियोलॉजिकली ये हमारी बॉडी में इंटीग्रेटेड हैं, ये कंट्रोल हो रहे हैं, इफेक्टिवली इन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम का हेड कौन है, ब्रेन। ठीक है, ये दोनों सिस्टम से ये एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम आगे देखेंगे, ये इन दोनों के ऊपर चैप्टर अलहदा से है, इनको देखेंगे कि इन दोनों सिस्टम से यानी कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो कि केमिकल्स थ्रू आउट द बॉडी फैलाते रहता है, इन सिस्टम से ये कंट्रोल किया जाता है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखा जाता है। अब ये सिस्टम क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि हम जो है वो प्रॉपर परफॉर्मेंस करेंगे, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करेंगे और फंक्शन अपना अच्छा करेंगे, जिसमें हमारा शामिल है वाटर एंड सॉल्यूट की रेगुलेशन। हम वाटर एंड सॉल्यूट बॉडी में मेंटेन रखेंगे, उसके साथ साथ एक्सक्रिएशन भी हम मेंटेन रखेंगे, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे जैसे कि किडनी। ठीक है, और टेम्परेचर को भी मेंटेन रखेंगे। तो ये क्या हैं, दीज आर द कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑफ क्या, रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ होम्योस्टेटिक। अब होम्योस्टेसिस का टारगेट जो होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन करना, एक्सक्रिएशन करना एंड थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम्स को मेंटेन रखना होता है इन द बॉडी एंड एडजस्ट मेंटेन द बैलेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट के बीच में इनको ये क्या करना होता है, मेंटेन रखना होता है इन सिस्टम्स को। कौन से सिस्टम्स को, एक तो आ गया ऑस्मो रेगुलेशन,
एक्सक्रिएशन एंड थर्मोरेगुलेशन। अब इसकी बात करेंगे एलिमेंट्स कौन से हैं। होम्योस्टेसिस की हमने बात कर ली। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा कि हमने पढ़ा कि वाल्टर बुकैनन ने ये टर्म दिया। दूसरी पॉइंट हमने ये पढ़ी कि उसने कहा कि ये सेल्फ मेंटेनिंग सिस्टम है। सेल्फ मेंटेनिंग सिस्टम है ये। बॉडी फ्लूइड्स को क्या करेगा, बॉडी ऑर्गन्स को, बॉडी सिस्टम को, बॉडी के फंक्शंस को, बॉडी के अंदर जो है उनकी जो भी एरर्स हैं, जो भी गलतियां हैं, उनको अपनी सेट पॉइंट पे लाएगा। होम्योस्टेसिस वर्ड का मतलब ही क्या होता है, सेट पॉइंट पे लाना। उसके बाद हमने ये देखा कि आउटर कंडीशंस कैसी होती हैं, लिविंग चीज़ें जो हैं वो कौन से एनवायरनमेंट में रहती हैं। तो हमने कहा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट से एक्वाटिक एनवायरनमेंट में भी रहती हैं, और ये मॉडरेट एनवायरनमेंट से एक्सट्रीम एनवायरनमेंट तक भी जाती हैं, जिनका असर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे होता है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनके मुकाबले में क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस या चेंजेस लाते हैं, अपनी बॉडी से काम करवाते हैं, या बॉडी के ऊपर कपड़े वगैरह पहन लेते हैं, या हम एसी में बैठ जाते हैं, या कुछ ऐसी तरीके करते हैं उसमें रेगुलेशन, और उसके साथ साथ एक्सक्रेशन और थर्मोरेगुलेशन को हमने मेंटेन रखना होता है। दीज 3 कंपोनेंट्स आर very important in the homeostasis. Okay, then we will discuss the elements of the homeostasis. अब कौन से एलिमेंट्स हैं होम्योस्टेसिस के वो देखने वाले हैं, तो इसको ज़रा सा ऊपर करेंगे। अब होम्योस्टेसिक सर्वेलेंस इज़ बेस्ट। अब होम्योस्टेसिस जो हम सर्वाइव कर रहे हैं होम्योस्टेसिस की वजह से, वो बेस्ट है फिजियोलॉजिकल चेक बैलेंस सिस्टम। अब हमारे पास चेक बैलेंस सिस्टम भी है, होगा ना कि ये चीज़ बढ़ गई है बॉडी में, ये चीज़ कम हो गई है बॉडी में, ठीक है, शुगर लेवल बढ़ गया है, या टेम्परेचर लेवल बढ़ गया है, या फलां हार्मोन की कमी हो रही है, फलां हार्मोन हद से ज़्यादा बढ़ गया है। ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम जिसको हम एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस में इंक्लूड कर रहे हैं, और इसी चेक एंड बैलेंस सिस्टम को फीडबैक सिस्टम भी बोला जाता है। अब ठीक है, चेक एंड बैलेंस यानी कि चेक करना और उसको बैलेंस करके देना, होम्योस्टेट करके देना, यानी कि उसको सेम कंडीशन पे स्टेबल करके रखना। फीडबैक मैकेनिज्म या फीडबैक सिस्टम, ये दोनों नाम दे सकते हैं। डिवेलप्स सम इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स, यानी कि पहले से मौजूद या समाये हुए, इंटीग्रेटेड यानी कि लगे हुए, जैसे कि आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इसी तरह से कुछ कंपोनेंट्स हमारी बॉडी में इंटीग्रेटेड है, इम्प्लांटेड हैं, जैसे कि मोबाइल में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं बेटा, हम इंस्टॉल करते हैं। तो इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स, अब वो हैं रिसेप्टर्स। अब ये हमारे रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में हैं, जो कि किसी भी एक्सटर्नल चेंज को इन्वायरमेंट में हमारी बॉडी के ऊपर अगर कोई चीज़ आ जाती है, ठीक है, कोई वर्म वगैरह या कोई इंसेक्ट आके बैठता है, तो वो भी कौन डिटेक्ट करता है। अगर वो हमें जो है बाइट कर ले, हमें जो है किसी तरह का नुकसान देने लगे, तो हम क्या करते हैं, उसे फ़ौरन भगाने की कोशिश करते हैं। तो ये वो जो बैठा हमें नुकसान देने की कोशिश की इंसेक्ट ने, और हमें उसने भगा दिया। तो ये सारा सिस्टम कौन बता रहा है कि बेटा, ब्रेन को, हाथ को कौन बता रहा है कि आपकी बॉडी के फलां पार्ट पे ये चीज़ बैठी हुई है। तो रिसेप्टर्स एक्शन को रिसीव करते हैं, हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। और उसके बाद कंट्रोल सिस्टम, जैसा कि मैंने कहा कि ये बॉडी पे ये बॉडी पार्ट है, आपका आर्म है, समझे, यहाँ पे कोई चीज़ आके बैठ गई, ये आपको बाइट करने लगी है, तो हम फ़ौरन क्या करेंगे, हमारे ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा, रिसेप्टर्स, ठीक है, तो हम ब्रेन अपने हाथ को कमांड देगा कि इसे जल्दी से हटाओ, इट कैन हार्म यू, ये आपको नुकसान दे सकता है। और इफेक्टर्स, अब ये हाथ के मसल्स को या हाथ को जिसने जो ब्रेन ने कमांड दिया, इसको बोलेंगे इफेक्टर्स। ये क्या, इसने क्या किया, इन्होंने जाके आर्म में से, यानी कि हमारी बाजू में से क्या किया, उस इंसेक्ट को भगा दिया, ठीक है। तो ये क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म है, ठीक है। रिसेप्टर्स आर द सेंसरी ऑर्गन्स, ये सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ये किसी भी स्टिमुलाई को, किसी भी कमांड को सेंस करते हैं। That are neurologically connected to the nerve system, ये नर्व सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। डिटेक्ट एनी एक्सटर्नल, ये डिटेक्ट करेंगे एक्सटर्नल, ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया वो एक्सटर्नल क्या है, स्टिमुलाई है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज, एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज को क्या बोला जाएगा, स्टिमुलस बोला जाएगा, ठीक है। क्या बोला जाएगा, स्टिमुलस बोला जाएगा। तो ये डिटेक्ट करेंगे, स्टिमुलस को किसको देंगे, CNS को, सेंट्रल नर्व सिस्टम को पैगाम देंगे, सेंट्रल नर्व सिस्टम इफेक्टर्स को पैगाम देगा, और हमारा काम जो है वो हो जाएगा। सेंड द मैसेज टू द सेंट्रल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम एक्ट कंट्रोल सेंटर। अब ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल सेंटर का काम करता है,
रिस्पॉन्ड बाय कनेक्टेड टू द इफेक्टर ऑर्गन्स, और ये रिस्पॉन्ड करता है किस तरह से, क्योंकि ये कनेक्टेड होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बाजू पे कोई इंसेक्ट वगैरह बैठ गया है, और हमने क्या किया, जैसे ही रिसेप्टर्स ने, सेंस ऑर्गन्स ने फील किया, तो हमारे हाथ ने उसे भगाने की कोशिश की, तो ब्रेन के पास सिग्नल गए, ब्रेन ने क्या किया, हाथ को सिग्नल्स भेजे कि बेटा जब आपके फलां बाजू पे जो है ये इंसेक्ट बैठा हुआ है, इसे भगा दो। तो ये कैसे करेगा, कंसर्न विद द इफेक्टर्स ऑर्गन टू ब्रिंग बैक द नॉर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये तो सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया है, आगे जाके हम बायोलॉजिकली समझेंगे बेटा, बायोलॉजिकली समझेंगे। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने ये बाजू वगैरह का एग्जांपल दिया है। ठीक है, आगे जाके हम ये समझेंगे कि किस तरह से ब्रिंग बैक टू द नॉर्मल स्टेट। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है जो कि मैंने अभी आपको इंसेक्ट का दिया है, ये भी बायोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन बायोलॉजी से रिलेटेड आगे भी हम जो है वो एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं। अब फीडबैक मैकेनिज्म या फीडबैक सिस्टम किस तरह से होता है, ये दो तरह से होता है। ठीक है बेटा, एक को पॉजिटिव बोला जाता है। अब पॉजिटिव जो होता है वो क्या करता है, ये इसका ताल्लुक होता है विद द इंक्रीज, या तो ये इंक्रीज कर देगा या इनिशिएट कर देगा, चेंज को स्टार्ट कर देगा। आउटपुट फॉर द बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस के रिलेटेड ये क्या करेगा, कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस कोई प्रॉब्लम हुई तो इसे क्या करेगा, ये या तो उसे बढ़ा देगा या इनिशिएट करवा देगा। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा, या तो ये इंक्रीज करवा देगा। किस तरह से वो देखते हैं, इफ़ बॉडी इज इंजर्ड, अगर कहीं पे इंजरी लगी है बॉडी को और ब्लीड्स, पॉजिटिव फीडबैक बिगिंस बाय एक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, अब कहीं पे चोट लगी, ब्लीडिंग हो रही है, तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करेगा, वो प्लेटलेट्स, अब आपको पता था चलूँ कि जो भी हमें इंजेक्शन लगती है तो हम हाथ देते हैं और कुछ देर बाद 30 सेकंड बाद या 1 मिनट बाद हम उस हाथ को हटा देते हैं, तो देखते हैं वहाँ से कोई खून वगैरह नहीं निकल रहा होता, तो वहाँ पे प्लेटलेट्स आ जाते हैं। इसी तरह से सेम अगर कहीं चोट लगी है तो वहाँ पे ब्लीडिंग होगी, जाहिर सी बात है, वाउंड से, जख्म से ब्लीडिंग होगी तो वहाँ पे हमने कॉटन, डॉक्टर कॉटन लगा देते हैं, लेकिन हम अपना हाथ रखते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स जमा हो जाते हैं। प्लेटलेट्स क्या करेंगे, जमा हो जाएंगे, इज ए क्लियर, प्लेटलेट्स जमा हो जाएंगे। ब्लीड पॉजिटिव फीडबैक बिगन्स बाय द एक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्या करेंगे, रीच्ड एट द साइट ऑफ इंजरी पे पहुंचेंगे थ्रू सर्कुलेटिंग ब्लड में आते हुए, सर्कुलेट करते हुए डैमेज एरिया को पहचानेंगे, यानी कि देखेंगे कि कहाँ पे चोट लगी है, एंड उसके ऊपर वहीं पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, टू स्टॉप द लॉस ऑफ ब्लड एंड पैच अप देयर टियर इन द वॉल। ठीक है, अब लॉस ऑफ ब्लड को स्टॉप करेंगे। तो ये क्या है, एक प्रॉब्लम हुई, इन्होंने क्या किया, इंक्रीज और इनिशिएट, यहाँ तो रिएक्शन को स्टार्ट करवा दिया, या तो वहीं पे किसी क्वांटिटी को बढ़ा देंगे और ज़्यादा बढ़ा देंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे इन्होंने इनिशिएट द चेंज, जख्म लगा उसके ऊपर आ गए और क्या किया, उसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, इंक्रीज कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं चेंज को। ठीक है, तो इवेंचुअली ब्लड क्लॉट इज फॉर्म्ड, ब्लड क्लॉट क्या बन जाएगी, वहाँ पे ज़्यादा प्लेटलेट्स आ जाएंगे वहाँ पे उस एरिया पे, तो वो क्या हो जाएगा, पेचअप। अब यहाँ पे एक बाजू का है या कोई एरिया समझे, यहाँ से चोट लगी है तो सारे प्लेटलेट्स यहाँ आके जमा हो जाएंगे और एक दीवार बना देंगे ताकि जख्म में से ब्लडिंग ना हो। तो इवेंचुअली लास्ट में क्या होगा, लास्ट में यहाँ पे हमारे पास क्लॉट बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, एक क्लॉट बन जाएगा। द लॉस ऑफ ब्लड इज केप्ट टू मिनिमम। अब यहाँ पे लॉस ऑफ ब्लड कम हमें मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। एंड पॉजिटिव फीडबैक एंड्स, और पॉजिटिव फीडबैक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक डज नॉट मेंटेन स्टेबल, ये मेंटेन नहीं कर रहा होम्योस्टेसिस कंडीशन को, लेकिन इट इंटेंसिफाई द चेंज दैट हैपनिंग टू द बॉडी, लेकिन ये इंक्रीज कर रहा है, उस चेंज को इंटेंसिफाई कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, जो कि बॉडी के साथ हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है, ये सप्रेस कर देगा। ठीक है, सप्रेस कर देगा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को, और टू ब्रिंग बैक नॉर्मल स्टेट व्हेन इट इज़ क्लोड आउट, यानी कि कोल्ड आउट, जहाँ अब बाहर क्या होता है, सर्दी है, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज, तो बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। द सेट पॉइंट रेंज, ठीक है, सेट पॉइंट रेंज, तो ये नेगेटिव फीडबैक है। जब कोई चीज़ बढ़ रही है तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। व्हेन कोल्ड इज, यानी कि व्हेन इट इज़ कोल्ड आउट एंड बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज बिलो द सेट पॉइंट, यानी कि अब हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, सेट पॉइंट है 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है बेटा,
अब जैसे ही हम ठंड में बाहर निकलते हैं तो हमें सर्दी लगती है, हमने कोई गर्म कपड़ा वगैरह नहीं लिया हुआ, जैकेट वगैरह नहीं पहना हुआ, तो हम बहुत ही हमें ठंड लगती है और शिवरिंग होती है। या तो हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें या कोई कपड़े वगैरह गर्म ओढ़ लें, तो हम बॉडी को वापस उस कंडीशन में ला सकते हैं। तो ऐसा कोई चेंज जो कोई एक चीज़ बढ़ रही हुई हो दूसरी नीचे गिर जाए, तो इसको नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। सेट पॉइंट, अब सेट पॉइंट की बात करें तो सेट पॉइंट फिजिकल वैल्यू होती है। फिजिकल वैल्यू जैसा कि ये मैंने आपको बताया, दिस इज द सेट पॉइंट ऑफ आवर बॉडी टेम्परेचर। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर की सेट पॉइंट है, यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट। ये सारे बंदों में सेम ही होगी। और जैसे कि बीपी के हैं तो 101, ठीक है, 120 और 80 और 120 क्या होते हैं, 80 और 120 ये माने जाते हैं नॉर्मल रेंज फॉर द ब्लड प्रेशर MMHG, यानी कि ये ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज है। और इसी तरह से शुगर का नॉर्मल रेंज भी आई थिंक 120 डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है, 120 डेसीमीटर क्यूब है। और ये सेट पॉइंट्स हैं, ये इतनी होनी चाहिए। जैसे कि डॉक्टर कहते हैं कम से कम भी आप में भी 9 पिंट्स होने चाहिए ब्लड के। 9 पिंट्स अगर नहीं है तो आप जो है एनीमिया का शिकार हो सकते हैं या आपको प्रॉब्लम जो है फेस करने को मिल सकती है। एट सेट पॉइंट फिजियोलॉजिकल वैल्यू अराउंड विच द नॉर्मल रेंज फ्लक्चुएट्स। अब नॉर्मल रेंज इसी के बीच में ही फ्लक्चुएट होती है, यानी कि बीपी कम होता रहता है और बढ़ता रहता है। तो इस सेट पॉइंट के इर्द गिर्द ही कम होगा और बढ़ेगा। कभी देखेंगे 120 और 180 160 हो जाएगा, ठीक है, कभी गिर जाएगा, लेकिन रेंज इसी में ही होगा। हमें फिर से डॉक्टर के पास जाएंगे, हमने कहा कि हमने बीपी मेरा गिर रहा है, तो वो भी क्या करेगा, बीपी गिरने का इलाज करेगा। बीपी हमारा बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो इलाज करेगा ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन रह सके। तो इस कंडीशन को मेंटेन रखने को ही क्या किया जाता है, होम्योस्टेसिस। नॉर्मल रेंज इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ सेट वैल्यूज। अब नॉर्मल रेंज रिस्ट्रिक्टेड होती है, जैसे कि टेम्परेचर की नॉर्मल रेंज यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है। ऑप्टिमली हेल्थफुल एंड स्टेबल। नेगेटिव फीडबैक लूप विल काज द बॉडी शिवर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉडी शिवर करेगी, प्रोड्यूस हीट, और हम बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी और बॉडी टेम्परेचर रिटर्न हो जाएगा सेट पॉइंट पे। इज दैट क्लियर? अब हम जो है ज़रा सा डिस्कस कर चुके हैं, हम ऑस्मो रेगुलेशन को भी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है? ऑस्मो रेगुलेशन मस्ट नीड एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि एप्रोप्रिएट मुनासिब पानी का मिकदार एंड मुनासिब मिकदार मिनरल्स का बॉडी में, जो कि हम वाइटल फंक्शंस बॉडी में परफॉर्म कर सकें, उसके लिए वाटर एंड साल्ट मिनरल्स को हम साल्ट्स भी बोल सकते हैं। वाटर एंड मिनरल कॉन्सेंट्रेशन जो हो हमारी बॉडी में मेंटेन रहे। तो इसी तरह से हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑस्मो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में आ सकती हैं। सबसे पहले फ्रेश वाटर वालों को देख लेते हैं, जो एनिमल्स फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर एनिमल्स में यानी कि वो जो फ्रेश वाटर में रहते हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। तो हैव एन एक्सटर्नल हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, इनके पास क्या होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक होता है। वाइल दे रिटेन साल्ट इन देयर बॉडी दे हैव हाइपरटोनिक इंटरनल बॉडी। अब इनके पास हाइपरटोनिक इंटरनल यानी कि अपनी खुद की बॉडी में हाइपरटोनिक कंडीशन होती है और इनका इन्वायरमेंट क्या होता है, हाइपोटोनिक होता है, ठीक है। यानी कि साल्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, कम है, लेकिन इनकी बॉडी में क्या होता है, ज़्यादा होता है। इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट में ज़्यादा होता है साल्ट कॉन्सेंट्रेशन। इन दिस केस वाटर इंटर्स द बॉडी बाय एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस यानी कि वाटर का इन होना थ्रू देयर ऑर्गन। अब ऑर्गन से वाटर इन होगा, स्किन से या फिर गिल से। अब फ्रेश वाटर में जो चीज़ रह रही है, जाहिर सी बात है वो पानी में रहने वाली, तो वहाँ पे फिशेस की बात हो रही है, स्किन और गिल्स के थ्रू इंटर होगा एंड डिस्ट्रीब्यूट द इंटरनल ऑस्मोटिक डिस्टर्ब्स द इंटरनल ऑस्मोटिक बैलेंस। अब वहाँ पे जाएंगे, जैसे ही हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट वाला पानी अंदर बॉडी के जाएगा तो ये क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा इंटरनल ऑस्मोटिक बैलेंस को। दिस प्रॉब्लम इज रिसॉल्व्ड बाय डिफरेंट एडेप्टेशन टू रिमूव एक्सेसिव वाटर फ्रॉम द बॉडी। अब इस कंडीशन को फिशेस क्या करती हैं, एक्सेसिव वाटर जो है प्रोड्यूस करके एक्सेसिव वाटर यानी कि ज़्यादा वाटर जो है बॉडी में से रिमूव कर देंगी। फिशेस जो तैर रही हैं गिल से, स्किन से, और उनके अंदर पानी ज़्यादा आ जाता है और वो पानी जो होता है वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट का होता है, तो इन्हें प्रॉब्लम होती है क्योंकि इनका इंटरनल इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक होता है, ठीक है।
तो इनको मेंटेन रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बाहर निकालना पड़ता है। अब मरीन वाटर की अगर हम बात करें तो मरीन वाटर हाइपरटोनिक एक्सटर्नल कंडीशन होता है। वहाँ पे हाइपो था, यहाँ पे हाइपरटोनिक, ठीक है, यानी कि ज़्यादा मिनरल्स, ज़्यादा साल्ट्स बाहर से आते हैं बॉडी में। एंड दे फेस प्रॉब्लम ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन, और इन्हें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। किसको? मरीन एनिमल्स को डिहाइड्रेशन हो जाता है। देयरफॉर दे नीड इनटेक और ड्रिंक वाटर, इसलिए इनको ड्रिंक करना पड़ता है पानी। इन दिस केस अनदर प्रॉब्लम डेवलप्स, और एक और प्रॉब्लम बन जाती है जो कि है रिटेनिंग साल्ट that enter the water, which also imbalance the osmoregulatory components of the body। तो जैसे ही साल्ट्स वाला पानी बॉडी के अंदर आ जाएगा तो इम्बेलेंस हो जाएगी ऑस्मो रेगुलेटरी कंपोनेंट्स में। तो इसको मेंटेन करना ही इसका मेन चैलेंज होता है। किस तरह से मेंटेन करेंगे आगे जाके पढ़ते हैं। टेरिस्टेरियल ऑर्गेनिजम्स कैसे करते हैं? रिटेन वाटर इन देयर बॉडी, वाटर करते हैं यानी कि रिटेन इन देयर बॉडी वाइल बियरिंग एक्सटर्नल हॉट इन्वायरमेंट। अब जैसे कि हम टेरिस्टेरियल हैं तो हम क्या करते हैं? रिटेन वाटर इन आवर बॉडी वाइल बियरिंग एक्सटर्नल हॉट इन्वायरमेंट। हमारा इन्वायरमेंट जो एक्सटर्नल होता है वो हॉट होता है। दे प्रेस्पेयर एंड नॉट ओनली डिहाइड्रेट, हमारा जो है हम डिहाइड्रेट भी होते हैं बट आल्सो लूज एसेंशियल साल्ट, और डिहाइड्रेशन की वजह से एसेंशियल साल्ट भी हमारे चले जाते हैं बॉडी में से, जो कि ऑस्मेटिक बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं। इसीलिए हमें डॉक्टर जो है वो ORS क्या करते हैं? गर्मी के मौसम में ज़्यादा सजेस्ट करते हैं। और ORS की फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेटेड साल्ट्स। बेटा अब पता चला कि ORS क्यों हमें पीना पड़ता है। डॉक्टर जो हमें सजेस्ट करता है कि एक जग में इतने ग्लास जो है लिया करें, ऐसे किया करें, ठीक है। तो वी आर टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो हमें क्या है जो है ऑस्मोटिक बैलेंस भी मेंटेन करना होता है। क्यों? क्योंकि हम भी जो है वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं तो हमारे ऑफकोर्स ही बात है साल्ट्स हमारी बॉडी में से, मिनरल्स जो हैं पसीने में निकल जाते हैं। सो दैट्स वाई डॉक्टर सजेस्ट अस द ORS इज ए क्लियर ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर हैबिटेट। तो अब फ्रेश वाटर हैबिटेट में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होगी वो जो है हम नेक्स्ट जो है वीडियो में पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 1 है और 12th बायोलॉजी का, जिसमें आधे घंटे तक लेक्चर जो है हम पढ़ चुके हैं। आई होप कि ये आप नोट करेंगे और मुझे पर्सनली जो है वो इसके नोट्स बना के भी भेजेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द मेहदीज़ एकेडमी। तो होम्योस्टेसिस के चैप्टर में वेलकम करूंगा आपको इसके पार्ट 2 में, यानी कि होम्योस्टेसिस चैप्टर पार्ट 2, जो कि हम आज स्टार्ट करेंगे एक्सक्रिएशन से। इसकी डेफिनेशन देखेंगे और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स देखेंगे, और उसके अलावा काफ़ी सारे और टॉपिक्स भी हैं इस चैप्टर में। आज जो है पार्ट 2 है और इसको आज कंप्लीट जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एक्सक्रिएशन को देखते हैं। एक्सक्रिएशन की पॉइंट नंबर 1 देखेंगे डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या होता है। तो एक्सक्रिएशन इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा अमल होता है जो कि है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट यानी कि हमारी बॉडी में जो भी कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म जो रिएक्शंस होते हैं उनके नतीजे में जो वेस्ट बनता है, तो उस वेस्ट को रिमूव करने के प्रोसेस को हम एक्सक्रिएशन बोलेंगे। एक्सक्रिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट मैंने आपको बताया कौन से होते हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो हम खाना खाते हैं वगैरह, वो टूट भी रहा होता है हमारी बॉडी में और मिलके कोई स्ट्रक्चर भी बना रहा होता है। तो ये सारे क्या हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, और इनके नतीजे में अगर कोई चीज़ वेस्ट बन रही है, तो वेस्ट मटेरियल बन रहा है, तो हम उसको मेटाबॉलिक वेस्ट बोलेंगे। और मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूवल को, यानी कि बॉडी में से किसी तरह से स्किन के थ्रू, एनस के थ्रू एंड जो है यूरिन के थ्रू अगर हम उसे अपनी बॉडी में से एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, एक्सक्रिएशन उस अमल को कहा जाएगा। ठीक है, एक्सक्रीट कर रहे हैं यानी कि बाहर निकाल रहे हैं, एक्सपेल आउट कर रहे हैं, इज दैट क्लियर। तो एक्सक्रिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बायोकेमिकल रिएक्शंस। वो कब प्रोड्यूस होता है? बायोकेमिकल रिएक्शंस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी बॉडी में रिएक्शंस होते हैं जिनको बायोकेमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। तो एक्सक्रिएशन की डेफिनेशन के अब इस पॉइंट के हिसाब से क्या होगी कि बायोकेमिकल रिएक्शंस के नतीजे में मेटाबॉलिक वेस्ट जो पैदा होते हैं उनके रिमूवल को हम एक्सक्रिएशन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है, नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट होम्योस्टेटिक एक्टिविटी। ये होम्योस्टेटिक, अब होम्योस्टेटिक एक्टिविटी का मतलब ये
यानी कि ये क्या है, एक ऐसा अमल है जिससे होम्योस्टेटिक मेंटेन रखा जाता है। अब होम्योस्टेटिक का मतलब होता है टू स्टे सेम, जो कि प्रीवियस मैंने लेक्चर में आपको कंप्लीटली समझा दिया था कि होम्योस्टेटिक का मतलब क्या होता है, होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होगा, और होम्योस्टेटिक एक्टिविटी, ठीक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट होम्योस्टेटिक एक्टिविटी है। और एज इन बॉर्डर सेंस इट इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग, इसमें क्या आ जाता है, कंट्रोलिंग ऑस्मेटिक प्रेशर, इसमें ऑस्मेटिक प्रेशर नंबर 1 पे कंट्रोल होता है। द बैलेंस बिटवीन इनऑर्गेनिक आयंस एंड वाटर के बीच में और इनऑर्गेनिक आयंस के बीच में बैलेंसिंग होती है, और एसिड एंड बेस को जो है बैलेंस किया जाता है। तो 3 तरह की चीज़ें यहाँ पे हैं। 1 नंबर पे फिर से मैं आपको यहाँ पे इसको हटा के रेज करके मैं आपको वापस से ये बताऊंगा कि ये किस तरह से हम कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, यानी कि एक्सक्रिएशन किस तरह से, किस सेंस में हम कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो सबसे पहले इसमें आता है कंट्रोलिंग ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर। दूसरे नंबर पे बैलेंस बिटवीन इनऑर्गेनिक आयंस एंड वाटर, और मेंटेनिंग ऑफ एसिड एंड बेस बैलेंस इन द बॉडी, या फिर आप द बॉडी भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हाउ द वेस्ट इंक्लूड। अब उस वेस्ट में हमारे पास क्या आ जाती हैं, हम जो है काफ़ी सारे कंपाउंड्स आ जाते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी हम एज अ वेस्ट मटेरियल जो है सांस लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट करते हैं हमारी बॉडी में से, और उसके साथ साथ जो है ऑक्सीजन इन करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा वेस्ट हो जाता है, वेस्ट में आ जाता है। नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसमें अमोनिया आ जाता है। 2 तरह के वेस्ट हैं, एक तो इसको हम छोड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, हम नाइट्रोजनस वेस्ट को मोस्टली जो है आज स्टडी करेंगे एक्सक्रिएशन के इस पार्ट में, जो कि इम्पोर्टेंट, जो कि हम बॉर्डर सेंस भी मानेंगे एक्सक्रिएशन के इस अमल में। तो हम जो है आज स्टडी करेंगे ओनली नाइट्रोजनस वेस्ट को। नाइट्रोजनस वेस्ट में आ जाता है हमारे पास अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आ जाते हैं, ठीक है। तो आज लिखा भी हुआ है यहाँ पे इन रिस्ट्रिक्टेड सेंस, यानी कि हम जो है यहाँ पे से अपने आप को क्या करेंगे, रोकेंगे। रिस्ट्रिक्टेड सेंस में क्या करेंगे कि सिर्फ हम ओनली स्टडी करेंगे, किस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट ओनली, ठीक है। तो एक्सक्रिएशन के सेंस में हम क्या ओनली नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना पड़ रहे हैं। हमने कहा कि काफ़ी सारे जैसे कि कंपाउंड्स हैं जो कि हमारी बॉडी में से एक्सपेल आउट होते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम जो है जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया, वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स जो हैं वो एक्सपेल आउट किए जाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी है और नाइट्रोजनस वेस्ट भी है। लेकिन हम यहाँ पे डील कर रहे हैं होम्योस्टेसिस के इस चैप्टर में ओनली फॉर द नाइट्रोजनस वेस्ट। तो नाइट्रोजनस वेस्ट कौन से होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे क्या हैं, इस कैटेगरी में आ जाते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट की कैटेगरी में। तो नाइट्रोजनस वेस्ट की कैटेगरी में आज जो है हम इसे मजीद देखने वाले हैं। आई होप के एक्सक्रिएशन की डेफिनेशन एंड इसे क्यों और किस चीज़ के लिए ये क्यों हम इसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी कहते हैं होम्योस्टेटिक एक्टिविटी में, और उसके बाद कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो, कौन से कंपाउंड्स जो हैं, जैसे कि हमने कहा कि वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स हैं, तो कौन से कंपाउंड्स जो हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे, वो भी हमने नाम जाने। आप जो है देखेंगे एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट के हिसाब से, यानी कि वहाँ पे जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उस हिसाब से जो है एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स कौन से हैं। तो एनिमल्स जो हैं डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो है डिफरेंट टाइप के प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट एक्सक्रिएटरी वेस्ट, नाइट्रोजनस एक्सक्रिएटरी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें मेजर जो है वो अमोनिया आ जाता है, यूरिया आ जाता है, यूरिक एसिड आ जाता है एंड केराटिनाइन आ जाते हैं। ये सारे आप नाम जान लें, नोट कर लें, ये सारे जो हैं मेजर आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अमोनिया को देखेंगे। अमोनिया क्या होता है, ये एक इमीडिएट यानी कि फौरन रिएक्शन करने वाला और हाईली टॉक्सिक गैस वेस्ट है, ठीक है। ये गैसियस वेस्ट है बेटा, ये जान लें, गैसियस वेस्ट है, हाईली टॉक्सिक गैसियस वेस्ट है, ठीक है। उसके बाद ये इनिशियली तो प्रोड्यूस होता है ब्रेकिंग नाइट्रोजनस कंपाउंड के ब्रेकडाउन से। कब प्रोड्यूस होगा इनिशियली, तो ये जैसे ही नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होगा तो ये प्रोड्यूस हो जाएगा इनिशियली, ठीक है। इनिशियली यानी इनिशियल वर्ड का मतलब होता है स्टार्टिंग में। उसके बाद ये क्या है, इनसोल्यूबल है, यहाँ पे ज़रा सी स्पेलिंग मिस्टेक टाइपिंग में हो गई है। इट इज़ इनसोल्यूबल इन फ्रेश वाटर एंड बॉडी फ्लूइड। ये इनसोल्यूबल होता है, ठीक है, फ्रेश वाटर में एंड बॉडी फ्लूइड्स में, एंड राइज द पीएच। और दूसरे टाइप पे ये क्या करता है, पीएच को बढ़ा देता है, इसीलिए इसको प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, लो कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, कहाँ पे, बॉडी में, ठीक है। अब ये क्या करता है, अमोनिया जो है रिड्यूस इट्स टॉक्सिसिटी इन द वाटर
वाटर यानी टॉक्सिसिटी को क्या कर देता है, जो है रिड्यूस का मतलब होता है कम हो जाती है अमोनिया की टॉक्सिसिटी, यानी कि इसकी पॉइजननेस जो है, पॉइजन इसका ये है एक तरह का जहरीला टॉक्सिक है तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है यानी कि कितना जहरीला होगा तो ये अपनी इस कैरेक्टरिस्टिक को रिड्यूस कर देता है, कम हो जाती है इसकी टॉक्सिसिटी, ठीक है। इन द वाटर में इसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी। एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फ्रेश वाटर टू डिजोल्व, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है फ्रेश वाटर इसको डिसॉल्व करने के लिए, और एक नॉन टॉक्सिक अमोनियम में आयंस में तब्दील होने के लिए, ठीक है। यानी कि इसको अगर हम अमोनिया को क्या करना चाहें, रिड्यूस करना चाहें, इसकी टॉक्सिसिटी को रिमूव करना चाहें या फिर उसे रिड्यूस करना चाहें तो फ्रेश वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है, और ताकि इसे हम कन्वर्ट कर सकें नॉन टॉक्सिक अमोनिया में। ये पॉइंट आप लाजमी क्लियर करें, ठीक है, क्योंकि ये वाली थर्ड वाली पॉइंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो ये रिड्यूस कर देगा अपनी टॉक्सिसिटी ज़्यादा वाटर देने से और कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम आयंस में। अमोनियम आयंस ये हैं, इसीलिए प्रोड्यूस्ड इन एक्वाटिक एनिमल्स, इसीलिए ये एक्वाटिक एनिमल्स में प्रोड्यूस होता है गैसियस फॉर्म में। ये अमोनिया जो है नाइट्रोजनस वेस्ट है, और ये किन एनिमल्स में प्रोड्यूस होता है, एक्वाटिक एनिमल्स, यानी कि वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उन एनिमल्स में ये प्रोड्यूस होगा, गैसियस की फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। मोस्टली ये डिफ्यूज़ आउट हो जाता है बॉडी से, मोस्टली उनकी बॉडी से डिफ्यूज़ आउट हो जाता है, जबकि वाइल सम अमाउंट ऑफ आल्सो एक्सक्रीट थ्रू द यूरिन एज यूरिया, लेकिन इसकी कुछ अमाउंट जो होती है वो एक्सक्रीट आउट की जाती है यूरिन की फॉर्म में एज यूरिया, ठीक है, यूरिन की फॉर्म में एज यूरिया, ठीक है। तो अमोनिया के बारे में हमने जाना, और मज़ीद भी इसकी कुछ पॉइंट्स हैं वो कुछ देख लेते हैं। अब इसको अमोनिया को टेरिस्टेरियल एनिमल्स यानी कि जो लैंड एनिमल्स कह सकते हैं वो भी क्या करते हैं, उनमें भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन उनमें जो है ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है कन्वर्ट हो जाता है दूसरी फॉर्म में, एंड कन्वर्टेड इनटू अनदर नाइट्रोजनस प्रोडक्ट जो कि यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है एंड एक्सक्रीट किया जाता है यूरिन के थ्रू फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी हम इसे यूरिन के थ्रू जो है वो पास आउट कर देते हैं। केमिकली इट इज़ अल्कलाइन, केमिकली ये क्या होता है, अल्कलाइन होता है, एंड कोरेसिव एंड ये क्या होता है कि 1,00,000 टाइम्स मोर टॉक्सिक होता है यूरिया से, 1,00,000 टाइम क्या होता है, मोर टॉक्सिक होता है यूरिया से। अब वो एनिमल्स जो कि एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया उनको एमोनियोटोलिक कहा जाता है, ठीक है, एमोनियोटोलिक कहा जाएगा उन एनिमल्स को जो कि क्या करते हैं, अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं। ये थी अमोनिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमने कहा कि ये इमीडिएट और हाईली टॉक्सिक होता है, और ये तो एक इनिशियली तौर पे ये इनकी ब्रेक डाउन होती है नाइट्रोजन कंपाउंड की इन द बॉडी में, फिर प्रोड्यूस होता है, इनसोल्यूबल होता है फ्रेश वाटर में, लेकिन ज़्यादा पानी देने से ये सोल्यूबल हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, हमारे पास अमोनियम आयंस में, जो कि लेस टॉक्सिक होते हैं, और अपनी टॉक्सिसिटी क्या कर देता है, कम कर देता है। और हमने कहा कि ये एक्वाटिक एनिमल्स में मिलेगा, गैसियस फॉर्म में मिलेगा, इसकी ज़्यादा अमाउंट जो होती है मोस्टली तो इनकी बॉडी में से रिमूव हो जाती है, कौन से इनकी बॉडी में से, एक्वाटिक एनिमल्स की, बाकी कुछ अमाउंट जो रह जाती है वो यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल दी जाती है। और इसके साथ साथ इसको टेरिस्टेरियल एनिमल्स भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो जो है कन्वर्ट कर देते हैं उसको किस में, किसी एक और केमिकल में, एक और नाइट्रोजनस बेस में, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड में, जो कि यूरिया, और यूरिया को जो है फिर बाद में यूरिन की फॉर्म में जो है बॉडी से निकाल दिया जाता है। उसके बाद हमने कहा कि ये अल्कलाइन है और 1,00,000 टाइम क्या है, मोर टॉक्सिक है यूरिया से। उसके बाद आ जाएंगे यूरिया के ऊपर, यूरिया की डिटेल ज़रा से देखेंगे। यूरिया का यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया गया है। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग लिक्विड है, ये लिक्विड की फॉर्म में, अमोनिया गैस की फॉर्म में है, ये लिक्विड की फॉर्म में, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है, और इसको प्रोड्यूस किया जाए, यानी कि प्रोड्यूस होता है, कब प्रोड्यूस होता है, जब ब्रेक डाउन होती है प्रोटीन की। ये मेमल्स में पाया जाता है, एम्फीबियंस में और कुछ फिशेस में भी पाया जाता है, और इससे जो है वो एक्सक्रीट आउट किया जाता है, यानी कि बॉडी में से यूरिनरी सिस्टम के तहत निकाला जाता है। ये मेमल्स में, यानी कि हम जो है ह्यूमंस तो मेमल्स हैं, तो हमारी बॉडी में से भी यूरिया को यूरिन के थ्रू ही निकाला जाता है। अब इसको हम जो है कार्बामाइड भी कहते हैं, इसको यूरिया को कार्बामाइड भी कहते हैं। नाइदर एसिडिक नॉर अल्कलाइन, ये ना तो एसिडिक है नॉर अल्कलाइन है। हाई सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। अब लिवर इसको क्या करता है, लिवर कंबाइंस अमोनिया विथ
कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल टू फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब लिवर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और अमोनिया इन दोनों को मिला के एक प्रोसेस करके इसकी इंटरमीडिएट कंपाउंड बना देता है, जो कि जिसको हम प्रोसेस का नाम भी लेंगे ऑर्निथाइन साइकिल इसके बोलता है। ऑर्निथाइन साइकिल इसको बोलते हैं, या अमोनिया साइकिल भी बोलते हैं। प्रोड्यूस्ड यूरिया इन द यूरिया साइकिल, ठीक है, यूरिया साइकिल भी इसे बोलते हैं। एनिमल्स प्रोड्यूस यूरिया आर यूरियोटेलिक, ठीक है, यानी कि यूरियोटेलिक तो हम कैसी कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, यूरियोटेलिक। यूरिया इज नॉट ओनली अ वेस्ट प्रोडक्ट, ये नॉट ओनली ना सिर्फ ये क्या है, नॉट ओनली का मतलब होता है ना सिर्फ बट आल्सो, ठीक है, ये भी इंग्लिश में यूजेज भी है, इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो आपको समझा भी देंगे। यूरिया इज़ नॉट ओनली अ वेस्ट प्रोडक्ट, ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है बल्कि उसके साथ साथ इन द बॉडी बट आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ इम्पोर्टेंट आयंस, लेकिन ये इंपॉर्टेंट आयंस को, अहम तरीन आयंस होते हैं, उनको एब्जॉर्व करने भी एंड वाटर को भी किडनी में यानी कि एब्जॉर्व करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है यूरिया का। उसके साथ साथ यूरिक एसिड देखेंगे तो यूरिक एसिड जो है हमारे पास, यूरिक एसिड एक और नाइट्रोजनस वेस्ट है, कंपाउंड है, ये भी क्या है, टॉक्सिक है, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में प्यूरिन्स जो होते हैं, पिरिमिडाइंस, ठीक है। इट इज़ आल्सो स्ट्रक्चरली रिजेंबल विथ प्यूरिन्स, ये स्ट्रक्चरली जो है न्यूक्लिक वीक एसिडिक है, ठीक है, लेस सोल्यूबल इन वाटर है, और ये प्यूरिन के साथ क्या करता है, प्यूराइंस के साथ रिजेंबल भी करता है। एंड देन अमोनिया एंड यूरिया, ये क्या है, लेस सोल्यूबल इन वाटर देन अमोनिया एंड यूरिया, ये क्या है, ये 10,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक है अमोनिया से, ठीक है, 10,000 टाइम लेस टॉक्सिक है किससे, अमोनिया से। एनिमल्स दैट प्रोड्यूस एक्सक्रीट यूरिक एसिड, यानी कि वो एनिमल्स जो कि प्रोड्यूस करते हैं और एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड, उनको यूरिकोटेलिक या फिर यूरिकोटेलिया भी कहते हैं। विच इंक्लूड रेप्टाइल्स, अब रेप्टाइल्स जो होते हैं वो बर्ड्स एंड न्यूमरस आर्थ्रोपोड्स, और बहुत ज़्यादा आर्थ्रोपोड्स और इंसेक्ट्स जो हैं वो यूरिक एसिड की फॉर्म में क्या करते हैं, अपनी बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। उसके साथ साथ अगर देखें तो यूरिक एसिड को हम स्टोर भी कर सकते हैं इन द बॉडी टिश्यूज़ विथआउट एनी टॉक्सिक इफेक्ट आर हार्म, ये बॉडी टिश्यूज़ में स्टोर भी हो सकते हैं और विथआउट एनी टॉक्सिक इफेक्ट या टॉक्सिसिटी आर हार्म के। अब एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिक एसिड का जो है वो अपीयर्स थिक पेस्ट, जैसे कि अगर आप वेस्ट मटेरियल ऑफ किसका देखें, बर्ड का देखें तो ये थिक पेस्ट लाइक होता है, नीड्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें अमाउंट वाटर की यानी कि अमाउंट कम होती है, और एनिमल गेट द एडवांटेज टू कंजर्व वाटर, इसी से अब वो एनिमल्स अपनी बॉडी में वाटर का ज़्यादा लॉस होने नहीं देते, क्योंकि ये क्या होता है, पेस्ट लाइक होता है, मीन्स के ये लिक्विड की फॉर्म में नहीं होता। एक तो अमोनिया गैसेस फॉर्म में था, उसके बाद हमने यूरिया पढ़ा जो कि हमने पढ़ा कि ये लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन ये वाला जो है ये पेस्ट फॉर्म में है, तो इसमें पानी ज़्यादा क्या होता है, रिजर्व होता है, कंजर्व ज़्यादा नहीं होता, तो ये एडवांटेज होता है। इन ह्यूमन्स 75% यूरिक एसिड जो है एक्सक्रिएटेड बाय किडनी एंड 25% इज एक्सक्रिएटेड बाय इंटेस्टाइन, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन को अगर हम देखें तो यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन जो है वो उसमें कौन सी चीज़ें आ जाती हैं वो देखेंगे, और यूरिनरी सिस्टम या फिर रेनल सिस्टम भी आप इसे कह सकते हैं। रेनल जब वर्ड आ जाए, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में, तो समझ जाएं कि इसका ताल्लुक क्या है, किडनी से। तो यूरिनरी सिस्टम और रेनल सिस्टम इज अ सिस्टम फॉर रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट, यहाँ पे वेस्ट लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे एडिंग कर दें नाइट्रोजनस वेस्ट की, नाइट्रोजनस वेस्ट की एडिंग कर दें, वो करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि वेस्ट तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाता है, उसमें पसीना भी आ जाता है, काफ़ी सारे और मटेरियल्स भी आ जाते हैं जो कि हमारी स्किन के थ्रू भी रिमूव होते हैं, लेकिन यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम और रेनल सिस्टम में क्या होगा कि रिमूविंग वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। और दिस सिस्टम नॉट ओनली रिमूव टॉक्सिन्स यानी कि जहरीले मवाद, जहरीली अशिया, ठीक है, बट आल्सो मेंटेन द बॉडीज होम्योस्टेटिक भी जो है वो रेगुलेट करते हैं, उसे मेंटेन करते हैं, और एसिड और बेस को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं, एसिड और बेस की हमारी जो है रिक्वायरमेंट वो भी पूरी करके उसको कंट्रोल करके रखते हैं, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो इम्बैलेंस नहीं होते, इलेक्ट्रोलाइसिस हमारी बॉडी में इम्बैलेंस नहीं होते हैं, और उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो चलती रहती हैं, जैसा कि ब्लड प्रेशर हो गया एंड ब्लड पीएच है, और
काफ़ी सारे और प्रोसेसेस भी। उसके बाद जो है इसमें जो ऑर्गन एसोसिएटेड हैं यूरिनरी सिस्टम में वो पेयर ऑफ अ किडनी है, ठीक है। पेयर ऑफ किडनी यानी कि हमारे पास 2 किडनीज हैं और यूरिटर्स हैं, 2 यूरिटर्स होंगे, एक ब्लैडर है, ठीक है, और एक यूरिथ्रा है, ठीक है। ये क्या है हम तस्वीर भी इंशाल्लाह मैं आप भेज दूंगा। कोई अगर ये लेक्चर के बाद में डिलीवर करने के बाद अगर कोई तस्वीर जो है उसे चाहिए या तो आप बायो इंटर का किताब जो है ले सकते हैं PDF में, STBST एंड TB बुक से ले सकते हैं। अदरवाइज़ जो है यहाँ से इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है आप मुझे भी बोल दें ताकि मैं आपको जो है ये यूरिनरी सिस्टम का जो है वो भेज दूँ ताकि आपको जो है यहाँ पे इसमें मुश्किलात ना पेश आएँ। ओके, तो हमने देखा कि यूरिनरी सिस्टम पेयर ऑफ किडनीज, यूरिटर एंड गाल ब्लैडर एंड यूरिथ्रा पे मुश्तमिल होता है। किडनीज द ब्लड प्योरीफायर, किडनीज क्या होती हैं, इनको ब्लड प्योरीफायर भी कहा जाता है, ठीक है। ब्लड को ये क्लीन करती हैं, तो ब्लड प्योरीफायर। दे आर पेयर्ड, ये क्या है, पेयर्ड में 2 पेयर में किडनी मिलती हैं और बीन शेप्ड होती हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड होती हैं, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर हैं और लोकेटेड होती हैं एब्डोमिनल कैविटी में। ये भी मेन पॉइंट्स है एब्डोमिनल कैविटी में। तो किडनीज के बारे में हमने पॉइंट्स जानी। ब्लड प्योरीफायर्स इनको कहा जाता है, पेयर फॉर्म में होती हैं, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं और उसके साथ साथ एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं। अब ब्लड जैसे ही इंटर होता है इनटू द किडनी बाय रेनल आर्टरीज, अब ये भी एक पॉइंट है, ये भी क्लियर कर लें, ये भी पूछे जाते हैं। ब्लड जो है रेनल आर्टरीज के ज़रिए किडनीज में दाखिल होता है, ठीक है। हमारे किडनीज में ब्लड कैसे दाखिल होता है, रेनल आर्टरीज के ज़रिए। ब्लड इंटर्स इनटू द किडनी बाय रेनल आर्टरीज। बोथ किडनीज फिल्टर, दोनों किडनी क्या करती हैं, फिल्टर करती हैं। फिल्टर वर्ड का मतलब होता है साफ़ करना। कोई भी चीज़ कचरा वगैरह होगा ब्लड में या कुछ भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, कोई भी टॉक्सिक मटेरियल होगा तो उसको क्लीन कर देंगी। एंड रिमूव वेस्ट, और उसमें से वेस्ट मटेरियल जो भी टॉक्सिक चीज़ें होंगी उनको, वेस्ट मटेरियल का मतलब होगा यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट, उसको क्या कर देंगी, रिमूव कर देंगी फ्रॉम द ब्लड एंड फॉर्म ऑफ फिल्ट्रेट, और एक फिल्ट्रेट फॉर्म बना देंगी, ठीक है। अब वो फिल्ट्रेट जो बनाती हैं वो क्या बन जाता है, यूरिन बन जाता है। अल्टीमेटली वो यूरिन बन जाता है, ठीक है, जो कि फ्लो डाउन करता है और यूरिटर में जाता है, ब्लैडर में स्टोर होता है यूरिटर, और यूरिथ्रा के थ्रू क्या करता है हमारी बॉडी से, अब जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हमें जो है सिग्नल्स आते हैं ब्रेन की तरफ कि बेटा यू नीड टू यूरिनेट नाउ, आपको अभी वॉशरूम यूज़ करना चाहिए। तो सिग्नल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने ब्लैडर को खाली कर देते हैं, ठीक है। तो ये फिल्ट्रेट क्या होता है, बेसिकली फिल्ट्रेट को आप यूरिन ही यानी कि फिल्ट्रेट से ये यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। आगे जाके किडनी के डायग्राम नीचे है, उसके साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा कि यूरिन कैसे बनता है। अब यूरिटर्स क्या हैं, ये 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब्स हैं जो कि नीचे देखेंगे, या फिर ड्राइंग मुझे यहाँ पे लगानी चाहिए थी लेकिन मैं इंशाल्लाह ट्राई करता हूँ, ये कहीं पे यहाँ पे ड्रा करता हूँ, ठीक है। कनेक्टेड इंटीरियरली, ये इंटीरियरली तौर पे कनेक्टेड होते हैं किडनीज से, यूरिटर से। ये सपोज करें कि ये क्या होते हैं, ये किडनीज हैं, और तो ये यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड होंगे, यहाँ पे ये ब्लेडर्स के साथ कनेक्टेड होंगे और ब्लेडर आगे यूरिटर से कनेक्ट होगा। यूरिटर जो है, ठीक है, यूरिथ्रा में, ये सॉरी ये यूरिटर्स हैं, ये किडनीज हैं, ठीक है, और ये ब्लेडर है, यहाँ पे स्टोर होता है यूरिन और ये आगे यूरिथ्रा को पास किया जाता है। यहाँ पे स्फिंक्टर्स होते हैं, स्फिंक्टर्स जो है वो यूरिन को रोक के रखते हैं, जब भी नीड होती है तब जो है यहाँ से हम एक्सपेल आउट करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखते हैं कि ये यूरिटर्स क्या होते हैं। यूरिटर्स हमारे पास 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब्स होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं इंटीरियरली, किडनी से कनेक्टेड होते हैं। वाइड ओपनिंग कॉल्ड रेनल पेल्विस, किडनी में होगा एक स्ट्रक्चर रेनल पेल्विस जहाँ पे ये कनेक्टेड होते हैं, और पोस्टीरियरली जो होते हैं ये नैरो होते हैं और एक्सटेंडेड होते हैं डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ये डाउनवर्ड होते हैं, जो कि जाके ज्वाइन करते हैं, ओपन होते हैं गाल ब्लैडर को, यानी गाल ब्लैडर नहीं बल्कि यूरिनरी ब्लैडर को, गाल ब्लैडर का कोई और चीज़ है। अब यूरिटर्स जो हैं ड्रेन करते हैं, ये यूरिन को लेते हैं जो किडनी पे यानी कि यूरिन बनाती है, इनटू द यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाते हैं जहाँ पे वो टेम्पररी तौर पे स्टोर होता है, और जब भी हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आती हैं टू यूरिनेट तो हम जो है एक्सपेल आउट कर देते हैं। अब ब्लैडर की वाल्स जो होती हैं वो थिक मस्कुलर होती हैं और स्ट्रॉन्ग इनफ होती हैं ताकि हम आधा लीटर जो है यूरिन जो है वो एडल्ट्स में जो है स्टोर करके रख सकें फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए। देन इट इज़ एक्सक्रिएटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। अगर आप चाहते हैं कि आपको किडनी स्टोन्स ना हो तो ब्लैडर पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़ने दिया करें, यानी कि जब भी आपको फील हो कि यूरिन करना चाहिए तो यू मस्ट पास द यूरिन, ओके।
sometimes then it is toxic out from the body by connected muscular tube called urethra। अब ये यूरिथ्रा के साथ कनेक्ट होता है। यूरिथ्रा क्या होता है? अब यूरिथ्रा देखते हैं, ये वल्व्स कॉल्ड स्फिंक्टर्स हैज़ वल्व्स। यूरिथ्रा में स्फिंक्टर्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ यूरिन को, इसको कंट्रोल करके रखते हैं ताकि जब भी फील आ जाए, ठीक है, हाफ लीटर, ये मैक्सिमम हाफ लीटर जो है, हाफ या हाफ से ज़्यादा या हाफ लीटर से भी कम यूरिन को ये क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करके रख सकते हैं। ठीक है, इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो हैं रेगुलेट करते हैं, ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल होते हैं। तभी तो छोटे बच्चों में क्या होता है कि वो उनको सेंस नहीं होता, बच्चे जो हैं ऐसे ही उनका यूरिन पास हो रहा होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होते हैं, ये यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स जो होते हैं रेगुलेटरी, वो इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते कभी कभी। ठीक है, फॉलो फ्रॉम द ब्लैडर टू द यूरिथ्रा एंड एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स जो होते हैं वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, वो वॉलेंट्री में होते हैं, लेकिन वॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं। लेकिन किस तरह के कंट्रोल में? वो हमारे कंट्रोल में होते हैं लेकिन ज़्यादा प्रेशर ना हो, यूरिन हाफ लीटर से या कम हो या हाफ लीटर तक हो, तभी हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो हमें रशली यानी कि बहुत ही तेज़ी से जाना पड़ता है थ्रू द वॉशरूम एंड ब्लैडर टू द यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा होता है, एक ओपनिंग होती है यह पीनस की, ठीक है, वहाँ से जो है और वजाइना की जो मेल पीनस के से पास आउट करेगा एंड उसके साथ साथ फीमेल जो है थ्रू द वजाइना जो है पास आउट कर देंगी। ठीक है, और उसके साथ साथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द किडनी को देखते हैं यहाँ पे। तो किडनीज़ का आधा से ज़्यादा काम जो है हम देख के आ चुके हैं, यानी कि यूरिन प्रोड्यूस करना। उसके साथ साथ यहाँ पे हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द किडनी में देखेंगे। तो ये क्या हैं, ये सिमेट्रिकल हैं और बीन शेप्ड हैं, रेडिश ब्राउन हैं, स्ट्रक्चर में बीन शेप्ड हैं और ये जस्ट बिलो द रिब केज के नीचे मौजूद हैं और वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम बिटवीन द 12th थोरेसिक एंड 3rd लंबर। यहाँ पे हम जो है देखेंगे इसकी लोकेशन मौजूद होता है। किडनी जो है इसकी पोजीशन जो है रेट्रोपोरेंटल है इन द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, और उसके साथ साथ दीज आर 4 to 5 इंचेस लॉन्ग। ठीक है, ये क्या है, 4 से 5 इंचेस लॉन्ग होती है, हमारी बंद मुट्ठी की साइज जितनी होती हैं। और ये राइट किडनी इज़ लोकेटेड स्लाइटली अबव, राइट किडनी जो होती है वो ज़रा सी ऊपर मौजूद होती है। द लेफ्ट किडनी प्रोवाइडिंग स्पेस टू एडजस्ट द लिवर, और लेफ्ट किडनी क्या करती है, स्पेस प्रोवाइड करती है लिवर को एडजस्ट होने के लिए। अब लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली लार्जर, लेफ्ट किडनी ज़रा सी बड़ी होती है, क्यों, और क्लोजर टू द हार्ट, और हार्ट के साथ क्लोजर होती है। एक्सटर्नली किडनीज आर सराउंडेड बाय, इनके ऊपर एक एक्सटर्नल यानी कि बाहर से ये क्या हैं, सराउंडेड हैं एक लेयर से जिसको हम कहते हैं फेशिया। ठीक है, रेनल फेशिया से कनेक्टिव टिश्यू है ये एक, उससे जो है वो सराउंडेड है, एक लेयर है रेनल फेशिया। बिहाइंड दैट अनदर फैटी लेयर इज प्रेजेंट, उनके पीछे एक और फैटी लेयर मौजूद होता है। इनर मोस्ट लेयर कवर्स द किडनी कॉल्ड रेनल कैप्सूल, और इनर मोस्ट लेयर जो होगा इसका उसको बोलते हैं रेनल कैप्सूल, जो कि आगे जाके हम ड्राइंग में देखते हैं। ओके, एंड लेटरली कॉन्वेक्स, लेटरली कॉन्वेक्स, और ये क्या होते हैं, कॉन्वेक्स फॉर्म में होते हैं। ठीक है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स फॉर्म में। एंड द मेडियल साइड, और बीच वाली इज डीपली कॉनकेव, और डीपली कॉनकेव होती है। मेडियल डिप्रेशन होती है, डिप्रेशन एक पाई जाती है, यानी कि इस तरह से डिप्रेशन, अब यहाँ से कुछ इस तरह से, अब मैं बताऊँ इसको कुछ इस तरह से, इस दिस वेव लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डिप्रेशन। यहाँ पे एक डिप्रेशन होलो होगी इनसाइड, जिसको आप रेनल साइनस कहेंगे। ठीक है, इन द मिडल डिप्रेशन अ स्मॉल कॉन्वेक्स रीजन इज कॉल्ड हीलियम। अब मिडल ऑफ द उस डिप्रेशन के बीच में, इस बीच वाले एरिया को हीलियम बोलेंगे। प्रेजेंट विच इज होलोसिनस इनसाइड, जिसमें होलोसिनस होगा। सर्व एज अ इंपॉर्टेंट लोकेशन फॉर इंट्रेस ऑफ ब्लड वेसल्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहाँ पे ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, इंटर करती हैं, वो जाके आपको, और नर्व्स एंड द लिम्फेटिक वेसल्स और यूरिटर्स जो हैं किडनी पे अटैच होते हैं। कैसे, वो यहाँ से अटैच होते हैं। आप ड्राइंग में मैं ज़रा सा दिखा लेता हूँ आपको, बाद में इसको आगे कन्वर्ट करते हैं। तो रेनल साइनस ये रहा हमारे पास, ये वाला मौजूद रहे हमारे पास। तो ये देखें, ये आप यहाँ से, मैं ज़रा सा इसकी कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको इजीली ये समझ में आ जाए। तो दिस वन स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है,
और ये है रेनल पेल्विस हमारे, ये होते हैं रेनल पेल्विस जो कि क्या करते हैं बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन में इनका बहुत बड़ा काम है। ये हीलियम है, रेनल पेपिला है, और यूरिटर ये देखें यहाँ से नीचे जा रहा है, ये ब्लैडर की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। और ये आउटर रीजन यहाँ पे कॉर्टेक्स है, और इनर रीजन को हम बोलेंगे मेड्यूला। रेनल पिरामिड ये मौजूद है, ये रहे हमारे पास, इनको बोला जाता है, ये कौन शेप्ड होते हैं, कौन शेप्ड इस तरह के होते हैं मोस्टली, ठीक है। और कनेक्शन टू द माइनर काइलेक्स एंड माइनर कैलेक्स एंड मेजर कैलेक्स, और रेनल लोब जो है यहाँ पे, ये रेनल लोब मौजूद होती है यहाँ पे। और ये रेनल कैप्सूल का जो कि हमने कहा था कि ये प्रेजेंट होता है, तो वो ये है कैप्सूल जो इसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है। अब आते हैं ज़रा सा ऊपर, वापस से इसको देखते हैं। रेनल कॉर्टेक्स इज सराउंडेड बाय अ रेनल कैप्सूल। रेनल कैप्सूल अभी मैं ड्राइंग में नीचे आपको पिक में दिखा चुका हूँ। विच प्रोवाइड्स शेप टू द किडनी, ये शेप प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व होता है। रेनल कॉर्टेक्स कंटेन आर्ट्रियोल्स, इसमें आर्ट्रियोल्स होते हैं, वेन्यूल्स होते हैं, जिनको हम कॉल्ड नेफ्रॉन्स। अब यहाँ पे दो तरह के जक्स्ट्रा मेडुलेटरी और दूसरे भी टाइप हैं, वो जो है इसके नेफ्रॉन्स के, वो नेफ्रॉन क्या होते हैं वो भी हम आगे डिटेल में देखते हैं। तो नेफ्रॉन क्या होते हैं, नेफ्रॉन किडनी के, जैसे कि न्यूरॉन ब्रेन के सेल्स हैं, इसी तरह से किडनी के सेल्स जो होंगे उनको रेनल यानी कि नेफ्रॉन्स बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मौजूद होते हैं। दिस इज आउटर एंड थिन रीजन, ये कॉर्टेक्स क्या होगा, रेनल कॉर्टेक्स आउटर एंड थिन रीजन होता है। और कहाँ गया, ठीक है, ये आउटर एंड थिन रीजन होता है। देन द मेड्यूला, मेड्यूला से क्यों, मेड्यूला बीच वाला होता है, एंड प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट हार्मोन, और इंपॉर्टेंट हार्मोन जैसे कि एरिथ्रोपोइटिन नेसेसरी होता है, जो कि आरबीसीज बनाता है, रेड ब्लड सेल्स बनाता है। कौन बनाता है, एरिथ्रोपोइटिन जो हेल्प करता है रेड ब्लड सेल्स में, उसको रेनल कॉर्टेक्स बनाता है, ठीक है। अब रेनल मेड्यूला यानी कि बीच वाला हिस्सा, ये हमारा बीच वाला हिस्सा है, ये इसको देखें, ये बीच वाला हिस्सा है, ये है रेनल मेड्यूला, ठीक है। ऊपर वाला लेयर होगा रेनल कॉर्टेक्स। Renal medulla is composed of compact 7 to 8 conical shaped masses, ठीक है, conical shaped masses of tissues called renal pyramids, ठीक है। अब ये यहाँ पे इन्होंने बताया है 7 to 8, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 से 8 यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह, कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह, और सीडी की जो कि पहले डीवीडी या फिर सीडी यूज़ हुआ करती थी, अब तो MP4 आ चुके हैं, ठीक है। एंड वो सिस्टम अब चला गया, तो डीवीडी की डिस्क की तरह ऐसे सर्कुलर फॉर्म में या कॉन फॉर्म में होंगे, ठीक है, कॉन फॉर्म में भी मौजूद हो सकते हैं। तो ये रेनल पिरामिड्स होते हैं, ठीक है। स्पेसेस बिटवीन पिरामिड्स आर कॉल्ड रेनल कॉलम्स। अब इनके बीच में ये जो स्पेस है मौजूद है इन पिरामिड्स के, इनको रेनल कॉलम्स बोला जाता है। मेडुला रीजन मोस्टली कंटेन लूप ऑफ हेनल, इसमें लूप ऑफ हेनल होती है जो कि नेफ्रॉन का एक हिस्सा है। लूप ऑफ हेनल क्या होती है वो भी देख रहे हैं, और कलेक्टिंग डक्ट भी यहाँ पे होती है। यूरिन इंटर्स द कलेक्टिंग डक्ट, यूरिन क्या करता है, कलेक्टिंग डक्ट में इंटर होता है और फ्लो करता है हीलियम की टावर्स, यानी कि इसके तरफ यहाँ पे इस एरिया के जहाँ पे मैं जो माउस का आपको सिंबल दिखाई दे रहा है यहाँ पे फ्लो करता है, ठीक है। एंड कलेक्टेड बाय द पेल्विस, और पेल्विस ये जो हैं इसमें कलेक्ट हो जाता है। एंड यूरिटर टू रिमूव, और यूरिटर में आ जाता है, ये वाला स्ट्रक्चर यूरिटर रहा, इसमें आ जाता है बॉडी से रिमूव करने के लिए। तो ये था किडनी का कंप्लीट स्ट्रक्चर। उसके साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को समझाने के लिए भी आपको यहाँ पे मुझे एक मीन्स के पिक की ज़रूरत पड़ेगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं काफ़ी सारी ड्राइंग्स लाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे इसमें ड्राइंग्स नहीं है क्योंकि किडनी को भी समझना नामुमकिन था, या मुश्किल था, नामुमकिन तो नहीं था, लेकिन ये हमने ड्राइंग लगाई इसलिए ज़रा सा आपके लिए ईजी हुआ। और लेक्चर भी जो है पार्ट 3 इसका आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि आई थॉट दैट इट विल बी द लास्ट लेक्चर, बट नाउ द टाइम इज़ passing, and the lecture is becoming lengthy, so that's why it is, I think, 31 minutes already. So this lecture can go to the 1 hour, so that's why I would like to stop here, and will give you the next lecture, part 3 inshallah. I will try to summarize. I'll try to summarize all the remaining part in that one lecture, would be the which will be the part number 3 of the homeostasis, because this is a lengthy chapter, that's why it has been in half an hour, but we have just understood some points, and we cleared today.
now yeah, the points you can see here, the structure and the function of the kidney, and we also treat the kidney by the drawings and urethra from the urinary system of the man. And we also studied today through the lecture, this one that I have given to you, excretory products in relation to the habitats and what actually the excretion is. So this was the lengthy lecture. I think it's now 32 minutes. So inshallah, see you in the next lecture. I will like to um, say you goodbye, and see you in the next lecture. Take care. Allah Hafiz. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। तो आज कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 3 को, जो कि पहले हम पॉइंट्स जो हैं आपको दो वीडियोस जो हैं मैं आपको भेज चुका हूं, और ये जो है थर्ड वीडियो है होम्योस्टेसिस चैप्टर की, जिसमें आज हम यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन देखने वाले हैं। यूरिनरी सिस्टम से या फिर आप इसको रेनल सिस्टम भी कह सकते हैं। वर्ड रेनल जहाँ पे भी आपको दिखाई दे, इट मीन्स कि किडनी की बात हो रही है। ठीक है, किस चीज़ की किडनी की बात हो रही है, तो इससे आप रेफ़र कर सकते हैं रेनल आर्टरीज, रेनल वेन्स वगैरह, ये सारे। यूरिनरी सिस्टम रेनल सिस्टम जो है हमारा एक सिस्टम है रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, रिमूविंग वेस्ट यानी कि वेस्ट को, नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है वो बॉडी से रिमूव किया जाता है इसकी मदद से। ये सिस्टम ना सिर्फ क्या करता है कि रिमूव करता है टॉक्सिक सब्सटेंस को, बट ये मेंटेन करता है बॉडी का होम्योस्टेसिस भी, जैसे कि बॉडी का एसिड एंड बेस, बाय कंट्रोलिंग द इलेक्ट्रोलाइट एंड मेटाबॉलिक्स एंड ब्लड प्रेशर वगैरह को भी जो है एनपीएच को भी कंट्रोल करता है। ओके, दिस ऑर्गन एसोसिएटेड इन द यूरिनरी सिस्टम आर पेयर ऑफ किडनी। यूरिनरी सिस्टम में किडनीज आएंगी, यूरिटर्स आएंगे 2, ठीक है, एंड ब्लैडर एंड यूरिथ्रा एक आएगा। किडनीज आर नाउन एज ब्लड प्योरीफायर। किडनीज को हम जो है वो ब्लड प्योरीफायर कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड को क्लीन या फिर साफ कर देती हैं, और ये पेयर की फॉर्म में होते हैं। ये एक पेयर होता है इनका, बीन शेप्ड होती हैं। स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती हैं। उसके साथ साथ जैसे ही ब्लड इंटर होता है किडनी में रेनल आर्टरीज के ज़रिए, दोनों किडनीज इसे फिल्टर करती हैं और वेस्ट को रिमूव करती हैं, वेस्ट सब्सटेंस को इससे रिमूव करती हैं और फ्रॉम द ब्लड एंड एक फिल्ट्रेट बना देती हैं, जिसको आगे अल्टीमेटली फिल्ट्रेट जो है वो यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये पिछले लेक्चर में और इसी तरह से पास डाउन होता है यूरिटर से। इसी तरह से पिछले लेक्चर में हम ये कवर कर चुके हैं और ये सारी चीज़ें नोट्स पढ़ चुके हैं। तो आज जो है हम सिर्फ ये देखने वाले हैं, ये आपको डायग्राम की मदद से समझाने वाले हैं कि ये जो होता है ये किडनी है दोनों, ठीक है, और ये है पेल्विस और ये है इसका हिलस वाला एरिया, ये कोन शेप्ड है, ठीक है, पिरामिड्स जो पिरामिड शेप, ठीक है, और ये है रेनल आर्टरी जो इसमें आ रही हैं, और रेनल मेडुली, ये है मेडुलरी पिरामिड, ये कॉर्टेक्स का रीजन है, कॉर्टेक्स का, और इनर रीजन जाना जाएगा मेडुला से, ठीक है, और ये वीन्स हैं जो वापस जा रही हैं, और यहाँ से ये राइट किडनी और ये लेफ़्ट किडनी है। यूरिटर इस लाइनिंग को बोलते हैं जो यहाँ से स्टार्ट होके सीधी जाके ब्लैडर पे आ जाती है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस लाइनिंग को यूरिटर बोलते हैं। दिस लाइनिंग इज नाउन एज यूरिटर। ओके, और ब्लैडर ये है, और आगे इससे कंटिन्यू करेंगे तो यूरिथ्रा, दिस वन इज नाउन एज द यूरिथ्रा, जहाँ से जो है फाइनली अल्टीमेटली जो है यूरिन पास होता है, ठीक है। तो ये सारे हम कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर को, आप जान लें। आई थिंक अभी मुझे इस लेक्चर में भी ये क्लियर करवा देना चाहिए। यूरिटर्स हमारे पास अभी भी जिसको हमने इंडिकेट किया, ये 2 से 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब्स होते हैं जो कि इंटीरियरली क्या कनेक्टेड होते हैं किडनी से, जो कि रेनल पेल्विस पोस्टीरियरली कनेक्टेड होते हैं, और ये नैरो एंड एक्सटेंडेड डाउनवर्ड होते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर को जाके ज्वाइन करते हैं, जो कि देखें यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर को जाके ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से यूरिटर्स ड्रेन यूरिन। अब यूरिटर्स क्या करते हैं, ये ड्रेन आउट द यूरिन इनटू द किडनी, ये यूरिन को क्या करते हैं, ड्रेन आउट करते हैं किडनी के, ठीक है, पेल्विस से, रेनल पेल्विस से, और यूरिनरी ब्लैडर में इसे टेम्पररी तौर पे जो है स्टोर किया जाता है, एंड देन जो है वो क्या किया जाता है कि उसे वहाँ पे स्टोर करने के बाद कुछ अर्से बाद उसे बाहर निकाल दिया जाता है। Wall of the bladder is thick muscle and strong enough to hold the half liter of urine। ये हाफ लीटर ऑफ यूरिन जो है वो एल्टर्स में स्टोर हो सकता है। यहाँ पे मज़ीद भी डिटेल दी गई है। यूरिथ्रा को देखेंगे,
यूरिथ्रा हमारे पास वल्व है, यानी कि स्फिंक्टर है। स्फिंक्टर होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ यूरिन का फ्लो, यानी कि किस टाइम हमने पास आउट करना है, पास आउट नहीं करना है, या जब तक वाशरूम में छींक आ जाए तब तक स्टॉप करके रखना है। तो वो सारा जो है स्फिंक्टर का काम होता है, वल्व्स का। ओके, इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर रेगुलेटर। अब दो तरह के हमारे पास स्फिंक्टर होंगे। एक यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो कि इंटरनल माना जाएगा, ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है इसका, जो कि छोटे बच्चों में अमूमन पाया जाता है, उनको अभी पता नहीं होता, तक वो भी आउट भी कर देते हैं। एंड ब्लैडर टू द यूरिथ्रा एंड द एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो होता है वो वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, फ्लो फ्रॉम द ब्लैडर टू द यूरिथ्रा। अब यहाँ पे एक्सटर्नल जो होता है वो वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, वो हमारे हाथ में होता है, ठीक है, जो कि फ्लो ऑफ यूरिन करवाता है फ्रॉम द ब्लैडर से आउट। उसके बाद इस टॉपिक को हम देख चुके हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर आपने देख लिया, अब फंक्शन ऑफ किडनी जो है वो ये हम क्लियर कर चुके थे आई थिंक के पिछले लेक्चर में। पिछला लेक्चर आप देख लें, मैंने आपको कहा था कि डायग्राम की हेल्प से आपको ये समझाऊंगा, तो वो दोनों डायग्राम अब मेरे पास आ चुकी हैं। एक आपको समझा दिया है, दूसरा वाला जो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरह से है। बोथ किडनीज आर consisted of million of functional units। अब millions of functional units से मिलके बनती हैं किडनीज, जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन स्पेशली जो किडनीज के सेल्स हैं उनको नाम दिया जाता है। अब ये नेफ्रॉन एक किडनी में तकरीबन 1 मिलियन इन ईच किडनी में पाए जाते हैं एंड मेनली परफॉर्म फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, और मेनली ये ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है, ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करती है। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट इन किडनीज। किडनीज में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? टू टाइप्स के। एक का नाम है जक्स्टामेडुलेटरी नेफ्रॉन, हैव लॉन्गर लूप ऑफ एनल, पेनिट्रेट्स डीप इनसाइड द मेडुला। ये क्या करता है? पेनिट्रेट्स डीप इनसाइड द मेडुला। एंड द कॉर्टिकल नेफ्रॉन विथ शॉर्टर लूप ऑफ एनल रिस्ट्रिक्ट्स ओनली इन कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है। ये क्या है? इनसाइड द, पहला वाला जो है जक्स्टामेडुलेटरी नेफ्रॉन, लॉन्गर लूप ऑफ एनल के साथ। लूप ऑफ एनल क्या होती है वो भी हम देखेंगे। और पेनिट्रेट्स डीप इनसाइड द मेडुला, ये किडनी के मेडुला वाले हिस्से में भी पेनिट्रेटेड होता है। अगर मैं यहाँ पे समझा सकूँ तो ये कॉर्टेक्स वाले रीजन में होते हैं, लेकिन इस मेडुला के अंदर भी पेनिट्रेटेड होते हैं, यानी कि इस कुछ हिस्सा इनका यहाँ पे भी आ रहा होता है, ठीक है। तो उसके बाद एंडकोर्टिकल नेफ्रॉन दूसरा टाइप है, जो कि शॉर्टर लूप ऑफ एनल होता है, जो कि रेस्ट्रिक्ट ओनली टू द कॉर्टेक्स रीजन, जो कि सिर्फ कॉर्टेक्स के रीजन तक ही फैले रहते हैं, ठीक है। एक जक्स्टामेडुलेटरी जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन इनका कुछ हिस्सा जो है मेडुला के एरिया में पाए जाते हैं। दूसरे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो कि सिर्फ महदूद रहते हैं कॉर्टेक्स के रीजन तक। यहाँ पे आप देखेंगे आगे इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह नेफ्रॉन्स के, तो पता चल जाएगा लूप ऑफ एनल वगैरह ये क्या होती है, ठीक है। Juxtamedullary nephron consists of renal corpuscles and a renal tube। इसके पास renal corpuscles और renal tube होता है। renal corpuscle जो है कंसिस्ट ऑफ डेंस क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज, इसका एक क्लस्टर जमा होता है। रेनल कार्पुसल्स को मोस्टली हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको डायग्राम की तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है। दिस इज लूप ऑफ एनल, जो कि मैंने कहा था कि ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है मेडुला के एरिया में पाई जाती है। यानी कि अगर ये किडनी है, फॉर सपोज ये मैं रफली किडनी ड्रा करूँ, ठीक है, और इसका ये चेंज करना पड़ेगा। ये अब मैं रीजन कर दूँ कॉर्टेक्स का, और यहाँ पे पाए जाते हैं कॉर्टेक्स आउटर रीजन में पाए जाते हैं, लेकिन इनका कुछ हिस्सा जो है लूप ऑफ एनल, यानी कि ये वाला हिस्सा इनका कहाँ पे पाया जाएगा, ये वाला हिस्सा मेडुला में भी पाया जाता है, ठीक है। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? तो बढ़ेंगे नेक्स्ट टावर्स, द नेक्स्ट वन। और एक ब्लड कैपिलरीज, डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज जो बात हो रही थी वो इस ग्लोमेरुलस की बात हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ से स्टडी करते हैं, इसको देखते हैं। तो ये क्या है? रेनल कॉर्पुसल्स एंड रेनल ट्यूब्यूल्स, दो तरह के रेनल कॉर्पुसल्स जो का
उसको हम पाएंगे डेंस क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज। एक क्लस्टर होगा, गुच्छा होगा ब्लड कैपिलरीज का, जिसको ग्लोमेरुलस कहेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे इंडिकेट करवाया है आपको। दिस इज नोन एज द ग्लोमेरुलस। ओके, एंड उसके बाद है सराउंडेड बाय थिन वॉल्ड कवरिंग बाउमेंस कैप्सूल। इसके ऊपर बाउमेंस कैप्सूल होगा, बाउमेंस कैप्सूल एंड बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड माल्फिजियन ट्यूब्यूल। फिर एक इसके ऊपर कवरिंग होगी थिन वॉल्ड, ठीक है, जो कि क्या है, ये वाली, ये है बाउमेंस कैप्सूल, ये है डेंस नेटवर्क, और ये दोनों मिलके क्या बना देंगी, इन दोनों को बोला जाएगा माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स या फिर माल्फिजियन कार्पोसल्स। ओके, क्लियर नाउ, माल्फिजियन बॉडी या फिर माल्फिजियन ट्यूब्यूल या फिर माल्फिजियन कार्पोसल्स भी बोल सकते हैं। अब ये जो ग्लोमेरुलस होता है, ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आप देख लें बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। इसके अंदर अराइज फ्रॉम एन आर्टरीज अफरेंट आर्ट्रियोल्स, यहाँ से अफरेंट आर्ट्रियोल्स यानी कि वेलकम करने वाली हाई वॉल्यूम ऑफ प्रेशर ऑफ ब्लड फैसिलिटेट्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैव pores 70 नैनोमीटर इन डायमीटर विच प्रिवेंट्स लार्ज मॉलिक्यूल, यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल्स नहीं बल्कि बारीक मॉलिक्यूल्स की जो है फिल्ट्रेशन होती है। ओके, एंड ब्लड सेल्स टू पास थ्रू इट। ग्लोमेरुलस हैव स्पेशलाइज्ड पोडोसाइट सेल्स दैट आर रेप्ड अराउंड ब्लड कैपिलरीज, इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं पोडोसाइट, जो कि क्या होते हैं, रेप्ड अराउंड होते हैं ब्लड कैपिलरीज के। दीज हैव स्मॉल स्लिट्स लाइक ओपनिंग, दे प्ले एक्टिव रोल इन द प्रिवेंशन। प्लाज्मा प्रोटीन, ये प्लाज्मा प्रोटीन को प्रिवेंट करेंगे फ्रॉम एंटरिंग द यूरिनरी फिल्ट्रेट, यानी कि यूरिनरी फिल्ट्रेट में दाखिल होने से प्लाज्मा प्रोटीन को क्या करेंगे, रोकेंगे। ऑल द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज फ्यूज फ्रॉम द एफरेंट आर्ट्रियोल्स व्हिच एग्जिस्ट द माल्फिजियन बॉडी, जो यहाँ से माल्फिजियन बॉडी जो है क्या कर जाती है, यहाँ से आप देख लें एग्जिस्ट कर जाती है, ठीक है। और यहाँ से इनका आगे से जो है शुरू हो जाता है। बाउमेंस कैप्सूल फर्दर एक्सटेंड, अब ये फर्दर एक्सटेंड है रेनल ट्यूब्यूल में, इट बिकम्स हाईली कॉइल्ड। अब यहाँ पे ये क्या बन जाता है, हाईली कॉइल्ड, ये एरिया हाईली कॉइल्ड, कॉइल्ड इस तरह से बन जाता है, कॉइल्ड यानी कि पजल हो जाता है, जहाँ यहाँ पे ये स्पाइरल शेप में आ जाता है। कॉइल्ड रीजन इज कॉल्ड प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एक जो है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। पीसीटी मोस्ट ऑफ द एसेंशियल कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, रीअब्जॉर्ब होते हैं उस फिल्ट्रेट में से। अब ये रन्स डाउन टॉवर्ड्स द रेनल पिरामिड्स, ये रेनल पिरामिड्स की तरफ जो आप मेडुला से कनेक्टेड होते हैं, मेडुला में रेनल पिरामिड मेडुला में पाए जाएंगे। बिकम डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडल, the tube that turns back towards the Bowman's capsule make an ascending limb, ठीक है। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, इतना ऐसे टर्न होता है, और यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और यहाँ पे ये जो मेंशन है ये वाला एरिया, ये है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये है DCT, जिसको हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है हमारे बुक लाइंस में। कॉइल्ड अगेन इज कॉल्ड डिस्टिल्ड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसके बारे में मैंने अभी बताया है। अब यहाँ पे सेवरल DCT ज्वाइंस द डक्ट कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, अब इसको कलेक्टिंग डक्ट भी कहा जाता है, ये है सेवरल, ठीक है। यहाँ पे सेवरल क्या, सेवरल DCT ज्वाइंट्स, यहाँ पे DCT ज्वाइन करेंगे और कलेक्टिंग डक्ट बना देंगे। दिस वन इज नाउन एज कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, दिस वन इज known as collecting duct, this shape is known as collecting duct, okay, I think this has been clear now। अब ये collecting duct क्या करती है, which carry urine to the renal pelvis to exist from the kidney, जो कि किडनी से renal pelvis तक यूरिन को लाती है ताकि वो आगे यूरिटर में जो है वो पास हो सके, ठीक है, एंड करवाती है, यानी कि यूरिन का किडनी से सफर जो है एंड करवाती है आगे उसको ट्रांसफर करने के लिए। Blood supply to the nephron renal artery enter in the kidney at hilus। अब यहाँ पे हिलस वाला एरिया भी किडनी का, मैं अगर आपको वो बना के दिखाऊं यहाँ पे ज़रा सा, तो दिस इज, अगर सपोज करेंगे ये किडनी है, तो इस जो है डिप्रेशन को आप हिलस के नाम से जानेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या है, इंटर द किडनी which further divides into numerous small arterioles, जहाँ पे arterioles में डिवाइड हो जाते हैं। arterioles जैसा कि afferent arterioles from the
dense network as glomerulus leaves it is a afferent arterioles. Afferent arterioles जो वेलकम करेंगी ब्लड को वो होंगी afferent and जो सी ऑफ यानी कि नेटवर्क एज glomerulus and leaves it an afferent arterioles. डायमीटर होगा जो afferent arterioles का वो लार्जर देन efferent arterioles होगा. ठीक है, इस द क्लियर डायमीटर क्या होगा afferent arterioles का वो larger than efferent arterioles होगा due to difference in the diameter between these arterioles, high pressure in the glomerulus then capillaries elsewhere. ठीक है, यानी कि कैपिलरीज में किसी और जगह पे इतना प्रेशर नहीं होता जितना कि ग्लोमेरुलस पे होता है इस ब्लड का. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे डायमीटर की वजह से इनकी ये प्रॉब्लम फेस करना मीन्स कि ये फेनोमेना देखने को मिल सकता है. इफरेंट आर्ट्रियोल्स जो हैं वो आगे एक्सटेंड होती हैं डाउन फ्रॉम द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जिसको पेरिटेबुलर कैपिलरीज दैट पेरिटेबुलर कैपिलरीज कहेंगे जो कि सराउंड करेंगी किसको पीसीटी को एंड डीसीटी को. दोनों प्लेक्सिबल ट्यूब्यूल्स के ऊपर कैपिलरीज होती हैं. यहाँ पे ये तो सिंपल डायग्राम है लेकिन यहाँ पे बहुत जो है वो एफरेंट और एफरेंट आर्ट्रियोल्स होती हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या होती हैं आर्ट्रियोल्स पाई जाती हैं एफरेंट आर्ट्रियोल्स. It provides nutrition to the and oxygen to the renal cortex. ये cortex को क्या दो चीज़ें हैं nutrients और oxygen provide करेंगी. It moves downward, ये downward की तरफ मूव करेंगी कहाँ पे loop of Henle की तरफ. यहाँ पे इसके ऊपर सपोज करेंगे ये क्या है इनके ऊपर एक arterioles हैं नेटवर्क है. ये रूप ऑफ हेनल की तरफ क्या करेंगी ब्रांच जो होंगी मूव करेंगी. गिव ब्रांच एंड आर लिटरली कनेक्टेड विद द कैपिलरीज ऑफ रेनल वेन आर वेन्यूल जिसको हम कहेंगे मेड्यूला. ओके, नीचे जैसे ही आएंगी तो मेड्यूला कहेंगे. दिस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ओवर लूप ऑफ हेनल इज कॉल्ड वासा रेक्टा. अब ये नेटवर्क वासा रेक्टा क्या होगा यानी कि ये कैपिलरीज का डेंस नेटवर्क जो लूप ऑफ हेनल पे यानी कि यहाँ पे मौजूद होगा तो उससे बोलेंगे वासा रेक्टा. ओके, after passing through the vasa recta, blood flow through the peritubular capillaries system and enters into the renal vein to join the venous circulation to leave the kidney. ठीक है, यहाँ से अब फंक्शन ऑफ किडनी स्टार्ट हो जाता है. ये था कि कैसे बनता है मीन्स के यूरिन कैसे उसको ब्लड में से प्योरीफाई किया जाता है एंड प्योरीफाई नहीं ब्लड को प्योरीफाई करके उसमें से मटेरियल निकाला जाता है जो यूजलेस होता है नाइट्रोजन स्पेस्ट जिसको बोलते हैं. किडनीज आर वेरी इंपॉर्टेंट होम्योस्टेटिक ऑर्गन्स. ये क्या है वेरी इंपॉर्टेंट होम्योस्टेटिक ऑर्गन्स हैं और ये फिल्ट्रेट अवर बॉडी. ये क्या करती हैं ये इट फिल्टर अवर बॉडी एंड एक्सक्रीट वेस्ट एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम अवर बॉडी बाय यूरिन. ठीक है, यूरिन के ज़रिए ये फिर क्या करेंगी ब्लड में से एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्सक्रिएशन वाला जो भी मटेरियल होगा उसे निकाल के किडनीज के थ्रू जो है उससे यूरिन के थ्रू किडनीज की हेल्प से यूरिन के थ्रू निकलवा देंगी. ये वर्क करती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स का भी. किडनीज जो है एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करती हैं. किडनी के ऊपर जो है एड्रेनल ग्लैंड भी पाए जाते हैं जो कि सेक्रेट करते हैं रेनिन एंड एरिथ्रोपोइटिन. ये दोनों केमिकल्स हैं जो कि यहाँ पे सीक्रेट किए जाते हैं. एक का नाम है रेनिन और दूसरा एरिथ्रोपोइटिन. अब रेनिन मेंटेन्स द ब्लड प्रेशर. ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है वाइल एरिथ्रोपोइटिन जो है इन्वॉल्व है रेड ब्लड सेल को प्रोडक्शन में यानी कि आरबीसीज को बनाने में. ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन आरबीसीज को बनाने में हेल्पफुल है एंड ये रेनिन ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखते हैं. किडनी क्या करती है प्रोड्यूस एन एक्शन फ्रॉम form of vitamin D which helps absorb calcium and phosphorus in our bones. ठीक है, ये प्रोड्यूस करती है कि एक्टिव ऑफ यानी कि एक ऐसा प्रोडक्शन करवाती है जिससे हमारी बॉडी में क्या होता है विटामिन डी और कैल्शियम फास्फोरस भी हमारे बोन्स में एब्जॉर्ब होता है. किडनी बैलेंस पीएच ये पीएच को भी मेंटेन करती हैं बाय चेंजिंग एंड एडजस्टिंग अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट्स की अमाउंट को चेंज करके और उनको बना के. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे HCO3 फ्रॉम यूरिन बैक टू द ब्लड एंड सिक्रेशन ऑफ H2 इनटू द यूरिन. ओके, किडनी रेगुलेट करती हैं वाटर बैलेंस जो कि प्रोवाइड करती हैं कि बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन या फिर कंसनट्रेटेड यूरिन अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जैसी नीड होगी जैसे कि हम डाइल्यूट यूरिन जो है पास आउट करते हैं हम ह्यूमन्स डाइल्यूट यूरिन पास आउट करते हैं तो जहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना होगा एनवायरनमेंट के हिसाब से
जैसे कि बर्ड्स में, ठीक है, तो उनका नाइट्रोजनस वेस्ट अलग होता है। तो जहाँ पे जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से जो है किडनीज का फंक्शन होगा। प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूरिन अकर इन द 3 स्टेजेस: ग्लोमेरुलस, सेलेक्टिव एंड नेफ्रो, मीन्स के सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। उसके बाद है डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक को हम देखें तो यूरिनरी ट्रैक के कुछ डिसऑर्डर्स हैं। डिसऑर्डर्स यानी कि कमी पेशी कहीं पे आ जाना या बीमारी भी हम इसे कह सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक हमारे पास इन्फेक्शन ऑर्गन एसोसिएटेड विद द यूरिनरी ट्रैक। दीज इन्फेक्शंस आर यूजुअली काज्ड बाय बैक्टीरिया। ये आम तौर पे बैक्टीरिया काज करता है, वायरस काज करता है, जो कि जाके इन्वेड करते हैं या इंटर करते हैं थ्रू द एनस। या तो ये इन्वेड करते हैं या तो एनस से और उसी के साथ साथ यूरिथ्रल ओपनिंग से जो है वो इंटर करते हैं। अब जो है साइट ऑफ इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है यूरिनरी सिस्टम में, जैसे कि किडनी या ब्लैडर या यूरिटर या फिर यूरिथ्रा, कोई भी साइट ऑफ जो है हमारे पास हो सकता है इन्फेक्शन। Most common urinary tract infection among others are polynephritis and cystitis, ठीक है। मुझे यहाँ पे ज़रा सा आई थिंक चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो जूम आउट कर लेते हैं, बिकॉज माई आई साइट इज़ वीक, सो दैट्स वाई। यह है पोलीनेफ्राइटिस, ठीक है, और ये है सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस, ठीक है बेटा, एंड यूरिथ्राइटिस। और क्योंकि ज़्यादा टाइम जो है स्क्रीन को देखने से ज़रा सा क्या होता है, लेंसेज पहले से लगी हुई है। ओके, पोलीनेफ्राइटिस को देखेंगे तो काज्ड बाय इकोलाई। ये इकोलाई वायरस बैक्टीरिया है, सॉरी, इकोलाई क्या है, एक बैक्टीरियम है। बैक्टीरियम यानी कि एक बैक्टीरिया। ओके, इकोलाई क्या है, बैक्टीरियम है। इसका नाम जो होगा पूरा इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या है, इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया। बैक्टीरियम जैसे ही रीच करेगा किडनी तक, ये नाउजिया, वोमिटिंग, बैक पेन और हायर फीवर कोल्ड के साथ जो है जनरेट करेगा, जिसको हम बोलेंगे नेफ्राइटिस। यूरिथ्राइटिस क्या है, ये भी इकोलाई और कैलामिडिया, ठीक है, और उसके साथ साथ नेसीरिया गोनेरिया से होता है, ठीक है। ये नाम इनके ज़रा सा बैक्टीरिया के मुश्किल हैं, ठीक है। और फीलिंग इनमें क्या होती है, अर्जेंट, यानी इनके यूरिनेशन हमें बहुत ज़्यादा आती है, अर्जेंट और फ्रीक्वेंट फीलिंग, ये यूरिथ्राइटिस के सिंपल्स हैं। उसके बाद स्टार्टिंग यूरिनेशन, पेन। अब पेन ड्यूरिंग सेक्स, डिस्चार्ज, ठीक है, डिस्चार्ज फ्रॉम द यूरिथ्रल ओपनिंग या फिर वजाइना से डिस्चार्ज के टाइम पे भी क्या होगा, पेन होगा। ड्यूरिंग द सेक्स भी पेन होगा। एंड डिफ़िकल्टी इन स्टार्टिंग यूरिनेशन, तो ये यूरिथ्राइटिस के जो है वो सैंपल्स होते हैं। सिस्टाइटिस, ठीक है, सिस्टाइटिस क्या होता है, ये भी इकोलाई बैक्टीरिया काज करता है। ये स्ट्रॉन्ग अर्ज टू यूरिनेट, पेन भी होता है, बर्निंग फीलिंग व्हेन यूरिनाइटिंग, ठीक है, जब बर्निंग फीलिंग होती है जो जब हम यूरिनेट करने के लिए बैठते हैं तो। ओके, एंड द स्ट्रॉन्ग अर्ज यानी कि बहुत ज़्यादा मैंने अर्ज लगी हुई होगी, मीन्स कि हमें होगा कि हमने यूरिनेट करना है, लेकिन जब यूरिनेट करते हैं तो बर्निंग सेंसेशन फील करते हैं हम। पासिंग फ्रीक्वेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, कुछ जो है यूरिन आएगा, उसके साथ ब्लड भी आएगा। पासिंग क्लाउडी और स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्रीक्वेंट यूनिट, और इसमें जो होगा पेल्विक डिस्कम्फर्ट, आप फीलिंग ऑफ प्रेशर बेलो योर बेली आप महसूस करेंगे। लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है इसमें। ये सिस्टाइटिस की सिंपल्स हैं। किडनी स्टोन्स की अगर हम बात करें तो किडनी स्टोन्स को हम जो है यूरिन कंटेन डिजोल्व्ड मिनरल्स, डिजोल्व्ड यानी कि डिजोल्व्ड मिनरल्स, हलशुदा मिनरल्स, एंड साल्ट्स दैट फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। कंपोनेंट्स ऑफ दीज कंपाउंड्स इंक्लूड, जिसमें कैल्शियम कंपोनेंट्स क्या, उनके कंपोनेंट्स क्या होंगे इन कंपाउंड्स के, कैल्शियम आ जाएगा, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सलेट्स एंड यूरिक एसिड एंड फॉस्फेट आ जाएगा। तो जब ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि व्हेन दीज कंपोनेंट्स यूरिन में हाई हो जाते हैं तो ये बहुत ही एसिडिक और बेस बन जाते हैं, और क्या कर देते हैं, कंबाइन होके क्रिस्टल बना देते हैं, ठीक है, क्रिस्टल्स बना देते हैं, जो कि क्रिस्टल्स बढ़ते बढ़ते क्या करते हैं, डिटेक्टेबल स्टूल में चेंज हो जाते हैं, और दिनों में, महीनों में, ईयर्स में या सालों में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। और प्रेजेंस ऑफ स्टोन्स जो है किडनी में हम क्या बोलेंगे, नेफ्रोलिथियासिस। और
यूरोलिथियासिस। ओके, एंड इसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन अगर किडनीज की होगी तो इरिटेशन होगी, ठीक है, ड्यू टू किडनीज ड्यू टू इरिटेशन ऑफ किडनी स्टोन इज कॉल्ड, अगर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी है तो लिथोनेफ्राइटिस, ठीक है, ये इसको कहा जाएगा अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो। किडनी स्टोन्स हिंटर द फ्लो ऑफ यूरिन, ये क्या करते हैं, यूरिन का फ्लो रोक देते हैं, काज सिवियर पेन, ज़्यादा पेन जो है प्रोड्यूस करेंगे। कैल्शियम ऑक्सलेट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रिस्टल, ये क्या होता है, मोस्ट कैल्शियम ऑक्सलेट जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रिस्टल है टू फॉर्म 80% ऑफ किडनी स्टोन्स, क्या है 80% ऑफ किडनी स्टोन्स बनाने के लिए। अदर 5 to 10% ऑफ लेस कॉमन टाइप ऑफ किडनी फॉर्म्ड बाय कैल्शियम फॉस्फेट आर यूरिक एसिड, ठीक है, बाकी 5 से 10% ऑफ कॉमन टाइप ऑफ किडनी जो होते हैं, यानी कि 80% चांसेस हैं कि कैल्शियम ऑक्सलेट, बाकी 5 से 10 जो है लेस देन, इनसे भी लेस देन चांसेस होते हैं कि कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड के जो हैं स्टोन्स हों। सम स्टोन्स आर फॉर्म्ड मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, जिनको हम एस्ट्रूवेट भी बोलते हैं, जो कि अल्कलाइन यूरिन ड्यू टू बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से होता है, ठीक है। अब these stones are about 10% and called, ये स्टोन्स क्या होते हैं जो कि मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट की वजह से होते हैं और जिनको हम एस्ट्रूवाइट बोलते हैं। तो एस्ट्रूवाइट जो है 10% का एस्ट्रूवाइट इन्फेक्टिशियस स्टोन, इनमें से 10% जो होते हैं वो सिर्फ इन्फेक्टिशियस होते हैं। लेस देन 1% यूरिन स्टोन्स आर फॉर्म्ड बाय अमाइनो एसिड या फिर सिस्टाइन से, लेस देन अमाइनो एसिड सिस्टाइन, ठीक है, अमाइनो एसिड सिस्टाइन है एक, जिससे 1% से भी ज़्यादा जो है कम क्या होते हैं स्टोन्स, किडनी स्टोन्स देखने को मिलते हैं। किडनी स्टोन्स को ट्रीट किया जा सकता है आउटसाइड द बॉडी शॉक वेव्स के ज़रिए, ठीक है, इनको शॉक वेव्स के ज़रिए ट्रीट किया जा सकता है। और ट्रीटमेंट को दिस ट्रीटमेंट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल आउटसाइड, मीन्स के आउटसाइड द बॉडी, ओके, एंड शॉक वेव्स लिथोट्रैप्सी, तो ये है, ठीक है, ये है इसका शॉर्ट फॉर्म जो आप याद कर सकते हैं। अनदर ट्रीटमेंट, दूसरा ट्रीटमेंट जो है किडनी स्टोन्स का वो है पेरिक्यूटेनियस नेफ्रोलाइथोमी, लाइथोमी पता नहीं क्या है यहाँ पे ज़रा सा, नेफ्रोलाइथोमी एंड PCNL, ये जो है इसकी एब्रीवेशन है, ओके। उसके बाद है दिस प्रोसीजर, ये क्या करता है, रिमूव किडनी स्टोन्स व्हेन दे कैन पास थ्रू देयर ओन, ये तब मेथड यूज़ किया जा सकता है जब वो खुद से किडनी स्टोन जो है वो नहीं रिमूव हो सकते, तो इसलिए ये दोनों तरीके यूज़ किए जाते हैं, ओके। उसके बाद किडनी फेलियर के बारे में बात करेंगे। किडनी फेलियर हमारे पास क्या है, किडनी फेलियर इज अ कंडीशन इन विच किडनी फेल्स टू एक्सर्ट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस्ड एंड परफॉर्म ऑस्मोरेगुलेटरी एक्टिविटी। जब क्या होता है, किडनी फेलियर क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किडनी फेल टू एक्सट्रैक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, किडनी जो है नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है वो निकालने में नाकाम हो जाती है और प्रोड्यूसेस परफॉर्म्स ऑस्मोरेगुलेटरी एक्टिविटी, और जो है वो प्रोटेक्ट एंड परफॉर्म ऑस्मोरेगुलेटरी इन द बॉडी, जब वो सही तरह से बॉडी में ऑस्मोरेगुलेटरी एक्टिविटीज ना कर पाए तब। इन दिस मेडिकल कंडीशन मोर देन 85% ऑफ द बोथ किडनीज आर अफेक्टेड, 85% ये देखा गया था कि किडनीज जो हैं वो फेल हो चुकी होती हैं। किडनी फेल्योर इज क्लासिफाइड एज एक्यूट एंड क्रॉनिक, किडनी फेल्योर को एक्यूट और क्रॉनिक में क्लासिफाई किया गया है। एक्यूट किडनी फेल्योर जो है, एक्यूट किडनी फेल्योर जो है ये कंसर्न है विद द सडनली लॉस ऑफ फिल्ट्रेटिंग एबिलिटीज, जब भी अचानक से फिल्ट्रेटिंग एबिलिटीज ऑफ द किडनीज में की एबिलिटीज यानी कि लूज हो जाएं तो इसको बोलेंगे एक्यूट। अब दिस कंडीशन में कुछ ही दिनों में क्या होता है, पार्टिकुलरली जो कि ऑलरेडी रेनल एबनॉर्मलिटीज़ के साथ हैं या फिर पहले से ही हॉस्पिटलाइज्ड हैं, ठीक है, तो फ्यू डेज डेवलप्स इन अ फ्यू डेज पार्टिकुलरली इन दोज हु आर ऑलरेडी हैविंग रेनल एबनॉर्मलिटीज़, जिनको पहले से ही किडनी से रिलेटेड जो है मसलात चल रहे होते हैं, मसले वगैरह प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, तो उससे रिलेटेड, ठीक है। एंड दिस डिजीज दैट कुड काज किडनी फेलियर आर
blood loss due to injury, heat stroke, liver failure, severe allergic condition and sudden dehydration. अब chronic में क्या होता है कि disease chronic disease किडनी डिजीज इन्वॉल्व्स ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शंस, यानी कि अचानक से ग्रेजुअल आहिस्ता आहिस्ता से, वो ये वाली अचानक से और ये वाली क्या होती है आहिस्ता आहिस्ता से स्लोली। इनिशियल में तो डिजीज शोज नो सिम्टम्स, शुरुआत में नो सिम्टम्स, बट विद द पीरियड ऑफ टाइम जो है पैसेज ऑफ टाइम ये बॉडी में पीरियडिक ब्लड आर द यूरिन टेस्ट इंडिकेट्स द प्रॉब्लम। इसको फिर बाद में पीरियडिक ब्लड या फिर यूरिन टेस्ट से जो है आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सिम्टम्स इसके इंक्लूड फटीग, शॉर्ट ब्रेथ, स्वेलिंग एंड हैंड्स आर फीट, ब्लड इन यूरिन, काज हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, cyst development inside the kidney, kidney stones and inflammation, ठीक है। these काज क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया शुगर का ज़्यादा रहना, हाइपरटेंशन, ये किडनी फेलियर्स के क्या हैं हमारे पास वजूहात हैं। डायलिसिस की अगर हम बात करें, डायलिसिस क्या होता है, तो डायलिसिस इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर, ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें अनवांटेड एंड टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी से आर्टिफिशियल मीन से निकाला जाता है, आर्टिफिशियली उसको निकाला जाता है, तो इसको बोलेंगे डायलिसिस। ये किडनी तब परफॉर्म किया जाता है जब किडनीज क्या हो, फेल हो जाएं और वेस्ट मटेरियल को ना रिमूव कर सकें, तो इसको क्या करता है, बॉडी फील्स अनरेस्ट, हमें बेचैनी होती है, सुकून नहीं होता, पार्टिकुलरली इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दुश्वारी होती है। लेटर ऑन नॉन एडजस्टमेंट बायोकेमिकल कंपोनेंट्स काज सीरियस डैमेज टू द बॉडी, लेकिन जो एडजस्ट हमारी बॉडी में नहीं हो सकते वो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, बायोकेमिकल कंपोनेंट्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं, डैमेज काज करते हैं, लाइक डेमेंशिया एंड हार्ट फेलियर, ठीक है, ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी एंड द हार्ट फेलियर एज वेल। There are different type of dialysis applied on the patient. एक जो होता है and intensity, आप पेशेंट को देखते हुए और इंटेंसिटी ऑफ डिसऑर्डर को देखते हुए, there are hemodialysis, cutaneous renal replacement therapy CRRT and peritoneal dialysis, ये तीन टाइप्स, ठीक है, ये तीनों जो हैं कैटेगरीज हैं, हेमोडायलिसिस, cutaneous renal replacement therapy एंड द पेरिटोनियल डायलिसिस, ये दिए जाते हैं, ठीक है। अब हीमोडायलिसिस में क्या होता है, एक मशीन होती है जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी कंसिडर करते हैं। आर्टिफिशियल किडनी में नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें सेमी परमेएबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन अ टैंक, एक टैंक होगा, सेमी परमेएबल लाइनिंग होगी और इसमें डायलाइजिंग फ्लूइड भरा होगा जिससे पेशेंट को डायलिस किया जाता है। Fluid of the some osmotic pressure as blood except lacks nitrogenous waste। अब इस कंडीशन को छोड़ें क्योंकि ये एक्स्ट्रा पॉइंट में हो रहा है, ज़्यादा डीप में भी नहीं है स्टडी जाना। क्यूटेनियस रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी को देखेंगे, CTR को देखेंगे। द सेम क्लास ऑफ हेमोडायलिसिस, ये भी हेमोडायलिसिस ये यूज़ की जाती है पेशेंट को वो आर क्रिटिकल कंडीशन, जो क्रिटिकल कंडीशन में हो, ज़्यादा संजीदा हो। It is designed for the patient who are unable to tolerate the repeated procedure of hemo, यानी कि हेमोडायलिसिस का जो है टॉलरेटेड यानी कि नाकाबिले बर्दाश्त, जो बार बार ये ट्रीटमेंट्स भी जो हैं वो मुश्किल होते हैं, तो इनको जो पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उनको ये जो है दी जाती है। पेरिटोनियल डायलिसिस ये है ऐसा प्रोसीजर है जो कि कंटिन्यूसली 24 घंटे तक चला जाता है, जो कि इंसाइज करके एब्डोमिनल कैविटी को यूज़ किया जाता है फिल्टर करने के लिए। इंसाइज करके डॉक्टर जो है एक डायलिसिस फिट करेगा, कैथेटर पास करेगा, ठीक है, पेट में एब्डोमिन की कैविटी में, और फिर वहीं से डायलिसेट किया जाएगा। ऐसे क्लियर। किडनी ट्रांसप्लांट की अगर बात की जाए तो किडनी ट्रांसप्लांट क्या है, किडनी ट्रांसप्लांट इज द मेजर सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर डिसऑर्डर। मेजर सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर द किडनी फेलियर डिसऑर्डर, ये है किडनी ट्रांसप्लांट, सर्जरी का प्रोसेस है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है जो कि किडनी फेलियर को दिया जाता है। इस प्रोसेस में हेल्थी किडनी एक लिविंग या फिर डिसीज्ड डोनर से ली जाती है एंड इज प्लेस्ड, यानी कि एक डोनर से ली जाती है और इसको रखा जाता है बेली ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी,
The diseased kidney are usually left in place. अब यहाँ पे diseased kidney are usually left in place. Kidney transplant is done when the kidneys have lost 90% of their ability. यानी कि जब 90% से भी काम निकल चुका होता है, अभी 90% से भी काम बढ़ गया है, 90% एबिलिटीज फंक्शन जो है वो लॉस हो चुकी होती है, तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट दिया जाता है. नॉर्मली ड्यू टू सम सीरियस डिसऑर्डर्स लाइक हाई ब्लड शुगर लेवल एंड अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, किडनी स्टोन्स की वजह से एंड पॉलीसिस्टिक किडनी की वजह से. थर्मोरेगुलेशन जो कि लास्ट है, ठीक है, पोर्शन होगा आई थिंक. ये थर्मोरेगुलेशन एक्सक्रिएशन हमने देख ली. अब थर्मोरेगुलेशन में क्या है, ये हेमोस्टेटिक मैकेनिज्म है जिसमें बॉडी को जो है अपने टेम्परेचर को, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने टेम्परेचर को एक स्वीटेबल लिमिट पे रखते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होता है एक्सटर्नल एनवायरमेंटल टेम्परेचर से. ठीक है, अब स्टेबिलिटी ऑफ द टेम्परेचर इज नेसेसरी क्योंकि एक पर्सन सफ़र करता है विद द लॉस ऑफ बॉडी हीट. हाइपोथर्मिया इज वेरी लो एक्सटर्नल टेम्परेचर, देन दिस कंडीशन में लीड टू द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, कार्डियक अरेस्ट या फिर ब्रेन डैमेज एंड इवन द डेथ भी हो सकती है. लाइक वाइज टेम्परेचर ज़्यादा होने या गिरने से, ठीक है, तो ये सारी हाइपोथर्मिया एंड हाइपरथर्मिया की वजह से. Likewise, if the body temperature rises, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ये है, इससे अगर बढ़ जाता है, अब मीन्स के हाइपरथर्मिया जो कि ऊपर मैंने आपको बताया ये हो जाती है, तो अ पर्सन सफर्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्शंस, फीवर, ऑस्मोरेगुलेटरी इम्बैलेंस, स्ट्रोक या फिर डेथ तक भी आ सकता है अगर टेम्परेचर बढ़े तो. टेम्परेचर इज लिमिटिंग फैक्टर फॉर एंजाइम एक्टिविटी, यह लिमिटिंग फैक्टर है एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने के लिए भी. या अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है तो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ भी इफेक्ट हो सकती है. बॉडी मेटाबॉलिज्म डिपेंड्स अपॉन द एंजाइम एंड द चेंज इन टेम्परेचर. बॉडी की मैकेनिज्म भी एंजाइम्स के ऊपर और चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर डिफेक्ट करती है, अफेक्टिंग वर्किंग ऑफ एंजाइम which disturbs the working, which disturbs मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जो कि फाइनली अल्टीमेटली कहाँ पे जाके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब कर देती है. उसके बाद एनिमल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोरेगुलेशन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्टोथर्म्स. एक्टोथर्म्स क्या हैं, वो एनिमल्स जिनको कैपेबिलिटी टू मेंटेन बॉडी बाय यूटिलाइजिंग डिफरेंट हीट सोर्सेज. ठीक है, यानी कि एक्टोथर्म्स कौन से हैं, एनिमल्स जो कि एनिमल्स हु ड्राइव्स टेम्परेचर टू वार्म देयर बॉडीज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि एक्सटर्नल सोर्स से वो टेम्परेचर लें और अपनी बॉडी को वार्म करें तो उनको एक्टोथर्म्स या फिर पाइक्लोथर्म्स, ठीक है, पाइक्लोथर्म्स बोला जाता है. ठीक है, ये क्वेश्चन भी पास पेपर्स में से आ चुका है. एक्टोथर्म्स रिले ऑन द एनवायरनमेंट हीट सोर्सेज. अब इनके एग्जांपल्स अगर देखें तो ये क्या होते हैं, हमारे पास मोस्टली फिशेस एंड इनवर्टिब्रेट्स हैं, फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं. इसी के साथ साथ एंडोथर्म्स की अगर हम बात करें तो वो कौन से होते हैं, तो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स जो कि कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, यूजुअली एक नॉर्मल रेंज में या नैरो रेंज में, नॉर्मल रेंज भी बोल सकते हैं, इसे उस पर मेंटेन करते हैं, जिनको एंडोथर्म्स या फिर होम्योथर्म्स बोला जाता है. ठीक है, रेगुलेट देयर ऑन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, इंटरनल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिकम कोल्ड और हॉट, दे ऑटोमेटिकली मॉनिटर चेंजेस एंड मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, अब ये इनमें आ जाते हैं बर्ड्स और मैमल्स आ जाते हैं. ठीक है, इसी तरह से हमारे पास थर्मोरेगुलेशन इन ह्यूमन जो है दिया गया है यहाँ पे. थर्मोरेगुलेशन इन ह्यूमन आप जो है नोट कर लें यहाँ से. थर्मोरेगुलेशन कैसे मेंटेन होती है, थर्मोरेगुलेशन जो है ह्यूमन मेंटेन करता है टेम्परेचर को. वो टेम्परेचर है हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस, और हम एडॉप्ट करते हैं बिहेवियर एज वेल एज फिजिकल स्ट्रेटजीज एडजस्ट द थर्मोजेनेसिस इन द कोल्ड एंड हॉट विंटर. जैसे कि अभी हम क्या करते हैं कि थर्मोरेगुलेशन इज कंट्रोल्ड बाय द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन. अब थर्मोरेगुलेशन को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, जिसको थर्मोस्टेट या फिर आर सेट पॉइंट फॉर द टेम्परेचर भी बोला जाता है. सेट पॉइंट फॉर द टेम्परेचर या फिर थर्मोस्टेट भी बोला जाता है. और हाइपोथैलेमस क्या करता है, जैसे ही डिटेक्ट करता है चेंज इन बॉडी टेम्परेचर बाय रिसेप्टर्स,
look at different parts of the body. रिसेप्टर्स हमारे different parts of the body पे मौजूद होते हैं जो कि respond accordingly उनका काम करके देते हैं. If the surrounding environment becomes hot, अगर आसपास का माहौल जो है वो hot हो जाता है तो पर्सन जो है वो फील करेगा फिजिकल एक्टिविटी. ठीक है, यानी कि क्या करेगा, जो स्ट्रेस फिजिकल एक्टिविटी यानी कि फिजिकल एक्टिविटी को अवॉइड करेंगे. हीट प्रोड्यूस, जैसे ही हम क्या करेंगे, फिजिकल कोई एक्टिविटी करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी इनसाइड द बॉडी एंड राइज बॉडी टेम्परेचर अबव द सुइटेबल लिमिट. इसी तरह से हमारी बॉडी का जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा. इस कंडीशन को हम हाइपरथर्मिया बोलते हैं. ठीक है, हाइपरथर्मिया बोलेंगे. जाहिर सी बात है, अगर गर्मी के मौसम में हम बाहर निकले तो हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा. हम कोई काम करें या बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो इसी तरह से इस कंडीशन को हाइपरथर्मिया. Heat is transferred to the body which carries it to the near to the skin. Heat is transferred to the blood. अभी heat को ट्रांसफर किया जाता है blood को, which carries it near to the skin. When evaluated body temperature is detected by hypothalamus, और इसी चेंज को फिर hypothalamus डिटेक्ट करता है और न्यूरोलॉजिकली स्वीट ग्लैंड्स को स्टार्ट कर देता है ताकि पसीना निकले और एवापोरेशन का प्रोसेस हो और जो है बॉडी सिंपली क्या करे, तो बॉडी सिंपली जो है वो क्या करे, अपने आप को कूल डाउन कर सके.